क्या हाल चाल आपके? क्या हुआ? शादी? टॉपिक चैप्टर 2। स्ट्रैटेजिक। आज एक मीटिंग है शाम को। एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। DI 1 2 लेक्चर नंबर 17। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था अपना। कौन सा चैप्टर था, याद आया चैप्टर? कौन सा? यस। अब ये जो चैप्टर नंबर 2 है, इसका नाम क्या है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे। अच्छा एक बात बताओ, इंटरनल एनवायरनमेंट एनालिसिस आपने पढ़ रखा है, याद आ रहा है आपको? बताओ क्या क्या चीजें थी उसमें? जो मार्केटिंग के टाइप्स वगैरह थे, याद है? मेंडलोज मैट्रिक्स एंड ऑल, वो सारा वो चैप्टर पहले मैंने आपको पढ़ाया था। इंटरनल एनालिसिस कैसे करें। अभी ये क्या है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में। पहले इंटरनल एनवायरनमेंट आप पढ़ चुके हो, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स थे। जैसे मार्केटिंग के तरीके थे बहुत सारे, याद आ रहा है? एनलाइटेंड मार्केटिंग, प्लेस मार्केटिंग, टूरिज्म, याद आ रहा है वो सारे पॉइंट्स? तो वो वाले पॉइंट्स थे इंटरनल एनवायरनमेंट में। अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में। एक्सटर्नल मतलब कंपनी के बाहर वाली सारी बातें। कि अगर कंपनी को टिकना है मार्केट में, तो उसको एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट दोनों की समझ होनी चाहिए, तभी कंपनी सरवाइव कर पाएगी। इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में पता रहेगा तो अपने ऊपर वर्क कर सकती है कंपनी। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कुछ फैक्टर्स हैं जो कंपनीज पे इंपैक्ट करते हैं, और इसमें टॉपिक्स जो हैं हम स्टडी करेंगे। इस जो चैप्टर को, चैप्टर नंबर 2 को टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। इसको कैसे पढ़ेंगे? टॉपिक वाइज। तो टॉपिक वाइज अगर पढ़ेंगे, और प्लस इसमें मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं पेपर में और कहाँ से बनने के चांसेस हैं। इस तरह से चैप्टर हम खत्म करेंगे। आपका इंटरेस्टिंग चैप्टर है काफ़ी, और रियल लाइफ से कनेक्टेड चैप्टर है, और कुछ पॉइंट्स तो ऐसे हैं कि जैसे अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो आप। जैसे याद है आपने टर्न अराउंड स्ट्रेटजी पढ़ा था? टर्न अराउंड स्ट्रेटजी कंपनी में तो लगती है, एक स्टूडेंट अपने ऊपर भी लगा सकता है। बताओ लगा सकता नहीं लगा सकता? कि लग रहा था कि वो पास नहीं होने वाला है, लेकिन उसने इंटरनल अपने पे इतना काम किया, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी लगा दिया, अभी वो रैंक होल्डर बनने जा रहा है। जो पास नहीं होने वाला था, जिसको लग रहा था कि मैं पास नहीं हूं, वो रैंक होल्डर बनने जा रहा है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बाहर लेके चलता हूं, इंडिया के बाहर। एक बार बताओ, कंपनीज, अगर कोई भी कंपनीज है अपने प्रोडक्ट को बाहर क्यों ले जाना चाहती हैं? कंट्री के आउटसाइड क्यों ले जाना चाहिए? जल्दी बताओ पहले तो। आज एप्पल यूएस का है, एप्पल इंडिया में अपने फोन्स को क्यों बेचना चाह रहा है? या टीसीएस सॉफ्टवेयर बना रहा है, इन्फोसिस सॉफ्टवेयर बना रहा है, वो यूएस को क्यों बेच रहा है? यूएस मार्केट को क्यों टैप कर रहा है? ताकि मार्केट साइज बड़ा हो सके। अच्छा, बिजनेस को अगर हम ग्लोबली बढ़ाते हैं, ग्लोबली लेवल पे कोई भी कंपनी, कोई भी कंट्री अपने बिजनेस को बढ़ाती है, तो कंट्री का भी तो फायदा होता है, होता नहीं होता है? और उस कंपनी का क्या फायदा होगा? कंपनी का, यस भाई, यूएस में तो लिमिटेड ऑडियंस है ना। चलो एप्पल सबको बेचता, मैक्सिमम कितने लोगों को बेच पाता? 40 करोड़ पॉपुलेशन, और उसमें बच्चे वगैरह भी हैं, तो जनरली 30 करोड़, 25 करोड़। लेकिन हर कंट्री को टारगेट कर लिया उसने। अब इससे फायदा क्या हो रहा है उसको? ग्लोबल एक्सपेंशन हो रहा है, कस्टमर बेस क्या होगा? बढ़ेगा। तो यही हम पढ़ने वाले हैं आज। पहले पहले पढ़ने वाले इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस। क्या पढ़ने वाले हैं? इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस को ग्लोबली कैसे करें, हम ग्लोबल क्यों जाना चाहते हैं, ये सारी चीजें भी आने वाली। अब इसमें सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो हम पढ़ेंगे। टॉपिक इस आज का होगा, पहला टॉपिक होगा आपका इंटरनलाइजेशन ऑफ बिजनेस, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस। इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो वो पढ़ेंगे, फिर कुछ टॉपिक्स और लेंगे, और इस तरह से आज का चैप्टर, मतलब आज का जो टॉपिक है वो खत्म होगा। चैप्टर नहीं खत्म होगा, टॉपिक खत्म होगा।
तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं कि इंटरनल, और साथ के साथ में सब लोग बुक अगर होगी तो बुक में साथ के साथ सेट भी करते रहना, साथ के साथ आपके लाइव नोट्स तैयार होते चले जाएंगे, ठीक है। इसीलिए इस चैप्टर को मैं प्रॉपर बुक से करवा रहा हूँ इस वाले को, ताकि आपके नोट्स ऑटोमेटिक बन जाए। तो इंटरनाइजेशन ऑफ बिजनेस में सबसे पहले कि बिजनेस को इंटरनेशनल लेके जा रहे हो आप, तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है? अब इसमें सिंपल ये है, गो ग्लोबल। क्या बोलते हैं इसको? गो ग्लोबल। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान से सुन लो पहले, इसकी लाइन कैसे होगी, ये लाइन ध्यान रखना, आपको याद नहीं करना ये लाइन। पेपर में यहां पे इन्वर्टेड कॉमा मारेगा, यहां पे क्लोज कर देगा, पहला इन्वर्टेड कॉमा, ये क्वेश्चन में लिखा होगा, दूसरा इन्वर्टेड कॉमा यहां मारेगा, यहां खत्म कर देगा। ये लिखने के बाद फिर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ ग्लोबल बिजनेस के। अब ऐसे क्वेश्चन तो शुरू होंगे, शुरू करें क्वेश्चंस, ठीक है। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो हमें पढ़ना है, जो हमें याद करना है। सबसे पहला क्वेश्चन 3 नंबर का आता है कि ग्लोबल बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहले तो बता दो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब कितने लोगों को पता है? क्या मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स? फीचर्स, गुड। पहला क्वेश्चन ये बनता है, जो वो इन्वर्टेड कॉमा ये लिखा, उसका क्वेश्चन ये पूछा जाता है। एक्चुअल में इंस्टीट्यूट ये 3 पॉइंट पूछ रहा है कि ये बताओ कि ग्लोबल बिजनेस, पहले बताओ ग्लोबल बिजनेस किसे कहते हैं? यस, आपका प्रोडक्ट कहां चला जाए, एक कंट्री के बाहर चला जाए। 2-3 एग्जांपल बता दो। एप्पल, टीसीएस, सैमसंग, ये सब ग्लोबल बिजनेस के एग्जांपल्स हैं। हाँ, अब क्वेश्चन है कि ग्लोबल बिजनेस की खूबियां क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। लेट्स चेक आउट। ग्लोबल बिजनेस के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है। पहली खूबी क्या होती है, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? इट इज ए कॉन्ग्लोमरेट ऑफ मल्टीपल यूनिट्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। मतलब एक वर्ड याद रखो, कॉन्ग्लोमरेट ऑफ मल्टीपल यूनिट्स, ये कीवर्ड है इसका। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब क्या होता है? हाँ, कॉन्ग्लोमरेट ऑफ मल्टीपल यूनिट्स, मतलब लोकेटेड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। एप्पल इंडिया में भी बेच रहा है, चाइना में भी बेच रहा है, वियतनाम में, और कंट्री सारी कंट्री, दुबई में भी बेच रहा है, तो लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। तो कह रहा है इट इज अ कॉन्ग्लोमरेट ऑफ मल्टीपल यूनिट्स बट ऑल लिंक्ड ऑफ कॉमन ओनरशिप, ऑल लिंक्ड बाई कॉमन ओनरशिप। मतलब एप्पल कई तरह के प्रोडक्ट बेच रहा है, लेकिन उसका ओनर एक ही है। समझ में आ रहा है? कॉन्ग्लोमरेट मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट्स, कि कॉन्ग्लोमरेट कई मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहे हो, कई मल्टीपल प्रोडक्ट बेच रहे हो, लेकिन कॉमन ओनरशिप कॉमन है, मतलब उसका ओनर कॉमन है बट प्रोडक्ट अलग अलग हैं उसके। एप्पल कैसे मल्टीपल प्रोडक्ट बना रहा है बताना जरा? फोन्स भी बना रहा है, लैपटॉप्स भी बना रहा है, सर्विसेज भी दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है नहीं, एप्पल म्यूजिक एंड ऑल, और यस बना रहा है कि नहीं बना रहा है, लेकिन ओनरशिप कॉमन है कि नहीं, एप्पल ही बना रहा है। तो कह रहा है इट इज अ कॉन्ग्लोमरेट ऑफ मल्टी, पहला वर्ड याद रखना, कॉन्ग्लोमरेट ऑफ मल्टीपल यूनिट्स लिंक्ड बाई कॉमन ओनरशिप, ओनर एक ही है। पहली खूबी ये होती है इंटरनेशनल बिजनेस की। दूसरा, मल्टीपल यूनिट्स ड्रॉ अ कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेस, मल्टीपल यूनिट्स ड्रॉ ऑन अ कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेस सच एज मनी, क्रेडिट, इंफॉर्मेशन, पेटेंट, ट्रेड नेम एंड कंट्रोल सिस्टम। क्या कह रहा है? जो मल्टीपल यूनिट्स हैं, ड्रॉ अ कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेस, पूल ऑफ रिसोर्सेस कॉमन होते हैं, जो यूज होते हैं वो कॉमन होते हैं। तो एक वर्ड याद रखना, कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेस, सेकंड कीवर्ड कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेस। ठीक, थर्ड पॉइंट और इजी है, द यूनिट रिस्पॉन्ड टू सम कॉमन स्ट्रेटजी। सेकेंड था कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, इसमें मल्टीपल यूनिट ड्रॉ करती है, कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज और कॉमन स्ट्रेटजी।
बिसाइड्स दिस मैनेजर शेयर होल्डर ऑल्सो बेस्ड ऑन इन डिफरेंट नेशंस। भाई शेयर होल्डर मैनेजर अलग अलग कंट्री में हो सकते हैं, अलग अलग, ठीक है। तो तीन कीवर्ड्स क्या है? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे एज पर आईसीएआई कि एक कंपनी ग्लोबल कंपनी कहलाती है या इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स तीन क्या है? तो पहला, यस, कॉन्ग्लोमरेट ऑफ मल्टीपल यूनिट्स लिंक्ड बाय कॉमन ओनरशिप। पॉइंट टू, कॉमन पूल ऑफ, फिर कॉमन स्ट्रेटजी। बस यही तीन कीवर्ड्स हैं, यही आपको याद रखना है और इसी के बेस पे आपको आंसर दे देना है। समझ में आ रहा है क्या? तीनों पॉइंट्स कवर हो गए। दूसरा, अब मान लो एक कंपनी में आप जाते हो, अगर एक कंपनी में आप जाते हो और एक कंपनी प्लानिंग कर रही कि इंटरनेशनल जाना है, हमें कहां जाना है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वो ग्लोबल जाना चाह रही है, कि इंटरनेशनली जाना चाह रही है, और वो कह रहे हैं कि सीए साहब अभी कन्वर्ट हो चुके हैं स्ट्रेटेजिक ऑफिसर कंपनी के, चीफ स्ट्रेटेजिक ऑफिसर आप हो कंपनी के, बहुत बड़ी पोस्ट होती है, बहुत पैसे मिलते हैं इसके, चीफ स्ट्रेटेजिक ऑफिसर हो आप कंपनी के एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आपसे कंपनी एडवाइस मांग रही है कि मुझे इंटरनेशनली जाना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एडवाइस मांग रहे हैं कि कंपनी को इंटरनेशनली जाना है, सीए साहब कुछ प्लानिंग बताओ इंटरनेशनल जाने के लिए, और यहां पढ़ के इसका आंसर आप दोगे, यहां तैयार करोगे अपने आप को। दूसरा क्वेश्चन बनेगा डेवलपिंग इंटरनेशनली, स्टेप्स इन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के स्टेप्स क्या हैं? 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा या 5 नंबर का भी बन सकता है, कि कंपनी को अगर इंटरनेशनल जाना है तो उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आया? पहले तो बताओ सब लोगों, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कि पेपर में लिखा होगा एक, जैसे किसी कंपनी का सिनेरियो बेस अगर क्वेश्चन होगा तो उसमें केस कैसे लिखा होगा, एक कोई कंपनी है वो ये प्रोडक्ट बनाती है, अभी इस प्रोडक्ट को लेकर वो बाहर और कंट्रियों में जाना चाह रही है, यू बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ चीफ स्ट्रेटेजिक ऑफिसर, और आपसे फिर पूछेगा कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होगी इंटरनेशनली जाने के लिए, कि कैसे इंटरनेशनल जाया जाए, वो प्लानिंग क्या होगी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। कितने स्टेप्स हैं? 4 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं? देयर आर ओनली 4 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर आपका काम क्या होगा? इवैल्यूएट ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। सबसे पहले क्या करोगे आप? इवैल्यूएट। स्टेप 1, 4 स्टेप्स हैं, 4 स्टेप में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करोगे इंटरनेशनली। पहला, आप सबसे पहले इवैल्यूएट करोगे क्या ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, और अपॉर्चुनिटी है तो थ्रेट कितना, खतरा कितना है, समझ में आ रहा है? उनको रेट देना है आपको विद द इंटरनेशनल कैपेबिलिटीज, इंटरनल कैपेबिलिटी, और आपकी कंपनी की इंटरनल कैपेबिलिटी कितनी है उसके हिसाब से उसको रेट देना है। समझ में आ रहा है? पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले आप क्या एडवाइस करोगे कंपनी को, कि तुम्हारी कंपनी की इंटरनल कैपेबिलिटी कितनी है, किस रिगार्डिंग? यस, सबसे पहले आप इवेल्युएट करोगे ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है भी कि ये नहीं, और है तो क्या उसके साथ थ्रेट्स भी है। सबसे पहले क्या होगा? इवेल्युएशन ऑफ ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, किससे कंपैरिजन करके, एंड रेट देम विद द इंटरनल कैपेबिलिटी, कंपनी की इंटरनल कैपेबिलिटी क्या है। पॉइंट 1 में ये काम करोगे। स्टेप 1 इवेल्युएशन चलेगा। इवेल्युएशन किसका? अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स का। कर लिया इवेल्युएशन। सेकेंड स्टेप पे फिर आप क्या बताओगे? डिस्क्राइब करोगे कि स्कोप ऑफ फर्म्स ग्लोबल कमर्शियल ऑपरेशंस, मतलब डिस्क्राइब द स्कोप, कंपनी का स्कोप कितना है। डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ फर्म्स ग्लोबल कमर्शियल ऑपरेशंस, कि कंपनी का ग्लोबल कमर्शियल ऑपरेशंस का स्कोप क्या है। दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा वर्ड है डिस्क्राइब द स्कोप। तीसरा, क्रिएट द फर्म्स ग्लोबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तीसरे स्टेप पे आप क्या क्रिएट करोगे? कंपनी का ग्लोबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी चाहती क्या है, ग्लोबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बाहर जाना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। और सबसे लास्ट स्टेप पे आप डेवलप करोगे क्या? डिस्टिंक्ट कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज, डिफरेंट कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज फॉर द ग्लोबल विजन होल ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रहा है क्या? 4 स्टेप्स क्या हो रहे हैं? जल्दी बताओ। आपसे अगर अब कंपनीज पूछेंगी, बीइंग अ चीफ स्ट्रेटेजिक ऑफिसर, कंपनी को ग्लोबल जाना है, कह रहे हैं कि हमें
स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करनी है, इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करनी है। आप बताओ वो 4 स्टेप्स क्या होंगे, कैसे प्लान करें हम? पहला काम क्या करना है? सबसे पहले मैं इवेलुएट करूंगा किस चीज को? ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और दूसरा थ्रेट्स, और उसको रेट दूंगा किसके हिसाब से कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है। चलो ये कर लिया। सेकंड स्टेप फिर स्कोप डिफाइन करोगे, ग्लोबल बिजनेस। थर्ड कर लिया स्कोप डिफाइन। अब थर्ड स्टेप पे यस, ग्लोबल बिजनेस हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या अचीव करना चाहते हैं। और सबसे लास्ट में फिर क्या होगा? यस, आप डेवलप करोगे ना, बन चुका, आप डेवलप करोगे क्या? डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज। किसके लिए? ग्लोबल बिजनेस के लिए, होल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। कितने लोगों को ये समझ में आ गया? पेपर में आएगा, छाप देंगे कितने लोग इस क्वेश्चन को? लिख लोगे क्या? देखो आप पूरा सीक्वेंस देखो। सबसे पहले आपने क्या किया? नंबर 1 स्टेप पे सबसे पहले आपने इवैल्यूएशन किया, फिर क्रिएट किया, फिर थर्ड स्टेप पे क्या किया आपने? डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव, और लास्ट में डेवलप किया। तो पहला कीवर्ड क्या है? डेवलप। पहला क्या है? इवैल्यूएट। दूसरा क्या है? क्रिएट। तीसरा क्या है? डिस्क्राइब। और लास्ट क्या है? डेवलप। ये 4 स्टेप्स है ना। और सिंपल कर रहा हूं। पहला वर्ड क्या है? इवैल्यूएट किया आपने। दूसरे वर्ड पे फिर क्या किया? क्रिएट किया। फिर तीसरे में डिस्क्राइब किया आपने, और सबसे लास्ट में डेवलप कर दिया। समझ में आया? ये 4 स्टेप्स है। आप एडवाइस करोगे, पेपर में क्वेश्चन बहुत आता है कई बार। अब जो पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन जो आता है, बड़ा मतलब कितने नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन आता है? 5 नंबर का। तो 5 मार्क्स का जो पेपर आता है, 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, वो ये क्वेश्चन आता है। वाई डू बिजनेस गो ग्लोबल? 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक या तो पूछेगा वाई डू बिजनेस गो ग्लोबल। दूसरा क्वेश्चन होता है सेवरल रीजंस बताओ वाई कंपनीज गो ग्लोबल। कारण बताओ कंपनीज ग्लोबल क्यों जाना चाहते हैं, बिजनेस बाहर क्यों करना चाहती हैं, वो रीजंस क्या है। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चंस। अब इसको मैं आपको बताऊंगा, और साथ के साथ सब लोग साइड में इसके कीवर्ड साइड में नोट डाउन करते चलेंगे मेरे साथ साथ। तो उससे क्या होगा कि जब आप दोबारा इसको पढ़ोगे तो बस वाई डू कंपनी गो ग्लोबल में, तो आपको वो कीवर्ड्स याद रहेंगे, पूरा पेपर ही छाप दोगे आप। तो सबसे पहला रीजन है नीड टू ग्रो। हेडिंग डाल लेना, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं नीड टू ग्रो, ये इसकी हेडिंग होगी। नीड टू ग्रो, पहला रीजन क्या है? नीड टू ग्रो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन क्या है कंपनी का? नीड टू ग्रो। कंपनी ग्रोथ चाहती है। समझ में आ रहा है? तो पहला रीजन क्या है कंपनी को बाहर जाने का? हम पढ़ रहे हैं कि कंपनी ग्लोबल क्यों जाना चाहती है, उसका पहला रीजन है। पहली हेडिंग क्या डालोगे पेपर में? नीड टू ग्रो, कि कंपनी को ग्रोथ की जरूरत है इसलिए बाहर जाना चाहती है। दूसरा, देयर इज रैपिड श्रिंकिंग ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। तो दूसरी हेडिंग बनेगी रैपिड श्रिंकिंग ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। अब ध्यान सुनना, ये वर्ड कह रहा बहुत तेजी से टाइम श्रिंक हो रहा है, डिस्टेंस कमी, दूरियां मिट रही हैं, सिंपल कहना चाह रहा है। मिट रही नहीं मिट रही। आज अगर ये स्टूडेंट मुझे जूम पे मेरी क्लास देख पा रहे हैं, लिंक के थ्रू जूम पे जा रहे हैं, जूम बाहर का है, दूरियां मिट गई कि नहीं? फेस टू फेस अब ये देख पा रहे हैं। तो इसीलिए तो यहां बोला स्पीडियर ट्रांसपोर्टेशन, फास्टर कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यहां इंडिया में बैठे बैठे क्या ग्लोबल एडवाइस कर सकते हो? आराम से जूम मीटिंग लिया, खत्म से कहानी, पैसा आ गया। तो इसीलिए यहां बोला गया रैपिड श्रिंकिंग ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, कि टाइम एंड डिस्टेंस श्रिंक हो चुका, कम हो चुका, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए कंपनीज गो ग्लोबल। तीसरा, डोमेस्टिक मार्केट नो लॉन्गर एडिक्वेट, कि अब अपने घर में कुछ बचा ही नहीं है, मतलब सबको कवर कर लिया, सबको बेच लिया मैंने। डोमेस्टिक मार्केट्स आर नो लॉन्गर एडिक्वेट, कि आपकी जो डोमेस्टिक मार्केट है, होस्ट कंट्री है, वो एनफ नहीं है आपके लिए, आपने उसको एक्सप्लोर कर लिया है। तीसरा पॉइंट हाईलाइट कर लिया सबने, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है
there can be various other reasons such as need for reliable cheaper resources, raw materials, cheap labor. कई बार ऐसा होता है। तो फोर्थ पॉइंट की हेडिंग क्या डालोगे? आप डालोगे सिंपल, डालोगे चीपर रिसोर्सेस, उसमें सब आ जाएगा, रॉ मटेरियल भी आ जाएगा, लेबर भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। अच्छा, कई कंपनीज आपने देखा होगा चीपर रिसोर्सेज की वजह से शिफ्ट कर देती हैं अपने ऑपरेशंस, अपनी कंट्री महंगा दूसरी जगह यूनिट लगा रही हैं। तो रीजन नंबर कौन सा है? 4, साथ के साथ में 1 ये आपने बताया नीड टू ग्रो। सेकेंड हेडिंग आपकी थी टाइम एंड डिस्टेंस श्रिंक हो रहा है। थर्ड हेडिंग आपने बताई डोमेस्टिक मार्केट इनफ नहीं है। अब फोर्थ हेडिंग आपने बताई चीपर रिसोर्सेज। ठीक है। कंपनीज ऑफन सेटअप ओवरसीज प्लांट टू रिड्यूस हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यहां पे लिखो टू रिड्यूस हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। समझ में आ रहा है? हायर सेल्स एंड बेटर कैश फ्लो, अगली हेडिंग। हायर सेल्स एंड बेटर कैश फ्लो मिलता है हमें। दूसरी कंट्री में जाते हैं तो और सेल्स बढ़ जाती है, बेटर कैश फ्लो मिलेगा जब हम ऑपरेट करेंगे, प्लांट्स लगाएंगे, काम करेंगे। नेक्स्ट, the rise of service to constitute the largest single sector in the world economy, regional economic integration which involve both the world largest economies as well as certain developing economies. The rise of services, rise of services, हो गया? The apparent and real collapse of international trade barrier, collapse of international trade barriers, कि कई कंट्रीज अपने ट्रेड बैरियर्स लगाती ना कि इस कंट्री में होगा इतना टैरिफ देना पड़ेगा, इतना कस्टम ड्यूटी रहेगी, तो कुछ ट्रेड बैरियर्स हटा दिए, इस वजह से हम ग्लोबल जाना चाह रहे हैं। अब कोलैप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स, और इसमें एक क्रेडिट जाता है, आपने नाम सुना होगा WTO को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, उसको एक क्रेडिट जाता है। अगली लास्ट टू फॉर्म स्ट्रेटेजिक अलायंस, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है स्ट्रेटेजिक अलायंस, पोज, कि ग्लोबल जाते हो तो ग्लोबल पार्टनर मिलता है, स्ट्रेटेजिक अलायंस कर सकते हो आप। अब सब लोग जो कीवर्ड्स लिखे हैं, अब इसमें आता है कि पेपर में सर क्या ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो, इवन पेपर चेकर का टाइम बचेगा अगर आप ऐसे हेडिंग डाल के ऐसे हाईलाइट करके लिखते हो, तो उसको समझ में आ जाएगा। जो ये पूरे पॉइंट्स का मेन जड़ यही है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि सर जैसे मैंने हेडिंग ये डाल दी और अंदर की बात क्या मैं एक बार पढ़ के अपने हिसाब से लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हो, नंबर पूरे मिलेंगे आपको, बट ये मेन लाइन है, इसको छोड़ोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो पहला रीजन क्या है? अभी हमारे पास रीजन आ चुके हैं। पहला रीजन क्या है? कंपनी को ग्रो करना है भैया, जरूरत है ग्रोथ करने की, इसलिए हम ग्लोबल जाते हैं। दूसरा रीजन रैपिड श्रिंकिंग ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस कम हो रहा है। और आपको अगर एग्जाम्पल भी डालना है, जैसे लिख लिया और उसके बाद आपको एग्जाम्पल डालना, तो 2-3 कंपनियों का नाम डाल देना, श्रिंकिंग ऑफ डिमांड की, श्रिंकिंग ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस कैसे कम हो गया, कि जैसे कोई ग्लोबल बिजनेस में कैसे टाइम कम होता जा रहा है, कि आज हम मीटिंग कर सकते हैं, ये सारी चीजें।
डोमेस्टिक मार्केट्स आर नो लॉन्गर एडिक्वेट, मतलब सारा कवर कर लिया, आप सबके पास आपका प्रोडक्ट पहुंच चुका है। हायर ट्रांसपोर्टेशन, चीपर रिसोर्सेज लिख लिया। उसके बाद आता है रिड्यूस हायर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो रही है आपकी, ज्यादा हो रही है। हायर सेल में बेटर कैश फ्लो, अगर आप बाहर जाओगे, ट्रांसपोर्ट करो, काम करोगे, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाओगे तो आपकी सेल्स होंगी, कैश फ्लो बढ़ेगा। राइज ऑफ सर्विसेज टू कॉन्स्टिट्यूट लार्जेस्ट सिंगल सेक्टर, सर्विसेज बढ़ रही हैं तो इंटीग्रेशन, ग्लोबल इंटीग्रेशन चल रहा है। कोलैप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर कैसे हेल्प कर रहा है आपको, जल्दी बताओ। कह रहा है कोलैप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर, जो दूरियां थी भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है, जो होता था ना पहले, हाँ, तो अभी वो दीवार टूट चुकी है ट्रेड बैरियर की, तो अब लोग जाना चाहेंगे, जाना चाहेंगे नहीं जाना चाहेंगे। और लास्ट में टू फॉर्म स्ट्रेटेजिक अलायंस, अगर किसी कंपनी को स्ट्रेटेजिक अलायंस है, हमने एक लाइन पढ़ी थी कि अगर किसी कंपनी को बाहर जाके काम करना है तो ग्लोबल पार्टनर अगर आप बना लेते हो, तो फॉरेन लोकल ग्लोबल पार्टनर अगर बनाते हो तो कंपनी को वहाँ काम करना आसान हो जाता है। यस या नो, बहुत सारे लाइसेंसेस आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो कितने पॉइंट्स हुए टोटल, कितने, 9 पॉइंट्स है। अब आता है कि मान लो सर पेपर में क्वेश्चन आया 5 मार्क्स का, किस्मत अच्छी थी, मान लो यही क्वेश्चन आ गया आपके अटेम्प्ट में, यही क्वेश्चन आ गया है कि रीजन बताओ क्यों कंपनी ग्लोबल जाती है। अब 5 नंबर का क्वेश्चन आया है, तो क्या सर मैं 5 पॉइंट लिखूं, 6 लिखूं, 7 लिखूं, 8 लिखूं, 9 लिखूं, ठीक है। कितने नंबर चाहिए आपको, 5 में 5 चाहिए, 4 चाहिए, सारे लिखो। अब स्मार्ट वर्क मैं आपको बता देता हूं, उसका स्मार्ट वर्क क्या है। जैसे 5 पॉइंट तो बहुत डेप्थ में आपने लिख दिया, तो 2-3 लाइन करके लिख दिया। 6 पॉइंट सिस्टमैटिक लिख दिया। अब 3 पॉइंट जो एक्स्ट्रा है ना आपकी नजर में, उसको प्रिसाइज लिख देना है, छोड़ना नहीं है। हेडिंग डाला, प्रिसाइज 2 लाइन 2 लाइन 2 लाइन, खत्म। तो पेपर सेटर को क्या मैसेज गया इससे, इसको तो पूरा आता है, वो नंबर काटने को स्कोप ही नहीं बचेगा उसके पास। समझ में आ रहा है, याद हो गया कि नहीं हो गया, क्लास में याद करना, घर में कोई फंडा नहीं है। मुझे अब ये जो टॉपिक चलेंगे ये क्लास में याद करा के भेजना है, जैसे मैंने टर्न अराउंड वाला चैप्टर खत्म कराया है, ऐसे इसको भी मैं क्लास में ही करा डालूंगा। पहले बताओ, किसी कंपनी को इंटरनेशनली जाना है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ग्लोबल बिजनेस के। यस, कॉन्ग्लोमरेट ऑफ मल्टीपल यूनिट्स, दूसरा कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज, और तीसरा कॉमन स्ट्रैटेजी, ठीक है। वो 4 पॉइंट्स क्या है अगर मैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करूंगा ग्लोबल। अब कीवर्ड सुनना है सिर्फ मुझे, पहले इवेल्युएट, मैं समझ गया, जैसे बोला आपने इवेल्युएट समझ गया, दूसरा क्रिएट समझ गया, तीसरा डिस्क्राइब, और लास्ट वाला सुनना है डेवलप क्या। यस, डिस्टिंक्ट कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज, कि कंपनी को कौन सी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज करना है, समझ में आ रहा है। अब कंपनी को ग्लोबल जाना है तो कितने पॉइंट्स हैं। तो अब एक बात सुनो, देखो दिल में जाने वाली है आपकी बात, क्योंकि मुंह से निकली हुई बात कान तक जाती है और दिल से निकली हुई बात दिल तक जाती है। अब सुनो लाइन, 3 पॉइंट्स थे कैरेक्टरिस्टिक्स के, 4 पॉइंट्स थे स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, राइट, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, और 9 पॉइंट्स है किसके। यस, लॉक कर लिया क्या पॉइंट में। मैं चाहता हूं ऐसा लॉक कर लो कि पेपर में आता अनलॉक करो सीधा वहां पे। कैरेक्टरिस्टिक्स कितने हैं, 3। इंटरनेशनल बिजनेस डेवलप करना है, इसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कितने तरीके से होती है, स्टेप्स कितने हैं, देयर आर 4 स्टेप्स। और व्हाई वी शुड गो ग्लोबल, हियर वी कैन फाइंड द रीजन 9, ठीक है। लेट्स एक एक पॉइंट, जितने लोग बैठे हो सब लोग बोलना शुरू करो, 1 मिनट। 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो। नीड टू ग्रो छोड़ के अब शुरू होगा, अब रुको, एक एक पॉइंट सब लोग बोलेंगे। रैपिड सिंकिंग ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, सेफ साइड लॉन्ग लाइफ, सबसे ज्यादा आफत लास्ट वाले को आती है। हाँ, फॉर्म स्ट्रेटेजिक अलायंस, कौन सा बचा अभी, नो एडिक्वेट, यस, कोलैप्स हो जाए इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स, फॉर्म स्ट्रेटेजिक अलायंस वो हो गया, राइज ऑफ सर्विसेज,
चीपर रिसोर्सेज, ठीक है, और हायर सेल्स एंड बेटर, समझ में आ रहा है? ये सारे पॉइंट्स थे इसके। आई होप कि क्लास में याद हो गया होगा ये पॉइंट, घर वर का चक्कर मत पालना, यहीं पे जो करना है यहीं खत्म कर लेना है। चलो ये पॉइंट्स 3 तैयार हो गए, 3 क्वेश्चंस आते हैं और आई होप कि सब लोगों को ये 3 क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो सब छाप के चले आओगे। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, छोटा क्वेश्चन पूछना है। दूसरा क्वेश्चन अगर 4 नंबर पूछना, 5 नंबर पूछना तो ये पूछ सकता है कि स्टेप्स बताओ। और लास्ट क्वेश्चन कौन सा होगा इसका? यस, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है, इंटरनेशनल जो एनवायरमेंट है, कह रहा असेसमेंट ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंट कैन बी डन एट 3 लेवल्स। लेवल तीनों के निकलेंगे। इंटरनेशनल कह रहा है कि इंटरनेशनल एनवायरमेंट का जो असेसमेंट होता है, अभी हम यहां पढ़ने वाले हैं कि जो इंटरनेशनल एनवायरमेंट है उसका असेसमेंट कैसे होगा, किन लेवल्स पे होता है। तो सबसे पहला लेवल है मल्टीनेशनल एनवायरमेंटल एनालिसिस। दूसरा लेवल क्या है? रीजनल एनवायरमेंटल एनालिसिस। और लास्ट का लेवल क्या है? कंट्री लेवल एनालिसिस। ये 3 तरीके से एनालाइज करते हैं इंटरनेशनल एनवायरमेंट को। क्वेश्चन आ सकता है ये भी कि इंटरनेशनल एनवायरमेंट को हम असेस कैसे कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं। कितना लेवल है? पहला लेवल, पहले लेवल पे किसको एनालिसिस करते हो? मल्टीनेशनल एनवायरमेंटल एनालिसिस। दूसरा लेवल रीजनल, और तीसरा, समझ में आ रहा है? तो याद रखना, अगर कोई भूल जाए तो एक सीआरएम बोल देना। सीआरएम, एम से मल्टी, आर से रीजनल, सी से कंट्री। समझ में आ रहा है? चलो एक एक डिफाइन करते हैं। देखो, जब आप मल्टीनेशनल एनवायरमेंट एनालिसिस करते हो तो इसमें क्या चीज इन्वॉल्व, क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या चीजें आती हैं इसमें? मल्टीनेशनल अगर एनालिसिस कर रहे हो आप एनवायरमेंट का, आइडेंटिफाइंग, एंटीसिपेटिंग, अनुमान लगाना, एंड मॉनिटरिंग सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ग्लोबल एनवायरमेंट एट लार्ज स्केल। क्या क्या चीजों को आप इन्वॉल्व होता है इसमें? आइडेंटिफाई करते हो और एंटीसिपेट करते हो, अनुमान लगाते हो, एस्टिमेशन करते हो, और मॉनिटर। 3 चीजें करते हो। क्या? आइडेंटिफाइंग, एंटीसिपेटिंग और यस, आप क्या करते हो? आई एम आई ए एम। आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफाई, आई ए स्टैंड्स फॉर एंटीसिपेट, और एम स्टैंड्स फॉर मॉनिटरिंग। क्या करते हो? किस चीज को? सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट। जो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स है उसको आप आइडेंटिफाई करते हो, एंटीसिपेट करते हो और मॉनिटर करते हो ऑफ द ग्लोबल एनवायरनमेंट एट ए लार्ज स्केल पे। समझ में आ रहा है ये बात? अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल डेवलपमेंट कवरिंग इकोनॉमिक एंड मैक्रो एलिमेंट्स इज इंपॉर्टेंट। भाई ग्लोबल बिजनेस को कर रहे हो तो मैक्रो एलिमेंट्स को कंसीडर करना पड़ेगा। मैक्रो एनवायरनमेंट का मतलब होता पेस्टल, पेस्टल का मतलब होता पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजी, याद आ रहा? सोशियो कल्चर, ये सारी चीजें अभी आगे आएगा, उस पर डिटेल में बात करेंगे, अभी के लिए इतना ही समझो। गवर्नमेंट आर फ्री टू interventionist tendency in economy need to carefully consider these are characteristics of base evaluate present and future। कि गवर्नमेंट के अगर कोई प्लान है वो भी तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो बेसिकली मल्टीनेशनल अगर एनवायरमेंटल एनालिसिस करना है तो उसमें हम क्या चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं, क्या एनालाइज करते हैं, और क्या क्या एंटीसिपेट करते हैं, और क्या चीज़ मॉनिटर करते हैं। स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट्स ऑफ ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट को लार्ज स्केल पे आइडेंटिफाइंग, एंटीसिपेटिंग और मॉनिटर करते हैं। अच्छा, रीजनल एनवायरनमेंट एनालिसिस में क्या चीज़ हम एनालाइज करते हैं? रीजनल में डेप्थ इवेल्युएशन करते हैं क्रिटिकल फैक्टर्स को, लेकिन कौन से एरिया को? सिर्फ स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया उठाते हैं और उसका डेप्थ इवेल्युएशन करा जाता है। और जो फोकस होता है वो किस पे होता है? वुड बी ऑन डिस्कवरिंग द मार्केट अपॉर्चुनिटी फॉर गुड्स। और हमारा फोकस किस पे होता है? डिस्कवरिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी फॉर गुड्स एंड सर्विस इनोवेशंस।
तो यहां पे एक कीवर्ड है रीजनल एनवायरमेंटल एनालिसिस में एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया सेलेक्ट किया जाता है, समझ में आ रहा है, और उसी पे फोकस किया जाता है डिस्कवरिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी के लिए। कंट्री एनवायरमेंट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, डीपर लुक एट द इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर, स्टडी ऑफ, इसमें हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल, कल्चरल डायमेंशंस रिक्वायर्ड ऑर्डर टू प्लानिंग सक्सेसफुल, इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं किसमें, कंट्री लेवल एनवायरमेंटल एनालिसिस। द एनालिसिस मस्ट बी कस्टमाइज ईच कंट्रीज, कंट्री के हिसाब से सारा कस्टमाइज करते हैं। अब बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, अब 3 क्वेश्चंस अगर आप देखो तो 3 क्वेश्चन बने इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के, ठीक है, 3 क्वेश्चन तो डायरेक्ट उससे थे। टोटल अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर टॉपिक है आपका इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, तो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट में देखा जाए तो 4 पॉइंट्स हमें तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा क्वेश्चन है स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल बिजनेस प्लानिंग, तीसरा क्वेश्चन व्हाई डू कंपनीज गो ग्लोबल, एंड फोर्थ क्वेश्चन है क्या, असेसमेंट ऑफ ये इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट का असेसमेंट कितने लेवल्स पे हो सकता है, 3 लेवल्स पे। पहला लेवल मल्टीनेशनल, दूसरा लेवल रीजनल, और तीसरा लेवल कंट्री। बस इन 3 लेवल पे हम उसको एनालिसिस करते हैं, समझ में आ रहा है क्या। अब आते हैं कुछ जनरल पॉइंट्स, इसको जनरली याद करना, याद नहीं करना, आप ऑटोमेटिक समझना है, बस खाली सुनना है इसको। सिंपल कह रहा है, एक कंपनी में या तो प्रोडक्ट्स आर टेंजिबल या इनटेंजिबल। प्रोडक्ट या तो टेंजिबल हो सकता है या तो इनटेंजिबल हो सकता है। मोबाइल फोन टेंजिबल है इनटेंजिबल है, रिस्ट वॉच टेंजिबल है इनटेंजिबल है, शूज टेंजिबल है इनटेंजिबल है, जैकेट्स टेंजिबल है इनटेंजिबल है, पेन टेंजिबल है इनटेंजिबल है, यस। सीए की सर्विसेज समझ में आ रहा है, इसलिए यहां पे इंटेंजिबल बोल रहा है, दोनों चीजें आएंगी। तो प्रोडक्ट या तो गुड्स हो सकता है, तो सर इसको अगर मैं इनडायरेक्ट वे में बोलूं, सिंपल एक लाइन, प्रोडक्ट या तो गुड्स हो सकता है या सर्विसेज। समझ में आ रहा है, प्रोडक्ट या तो हम, एक कंपनी या तो गुड्स बेचेगी और या सर्विस प्रोवाइड करेगी, और कुछ होता है क्या। डॉक्टर क्या कर रहा है, सीए क्या कर रहा है, और आप ये जो पढ़ के कंपनी का एडवाइस करने वाले वो क्या है, गुड्स है सर्विस है। तो इसीलिए यहां बोला गया प्रोडक्ट या तो गुड्स टेंजिबल हो सकता है या तो इनटेंजिबल, और सिंपल वर्ड में गुड्स हो सकता है या तो सर्विसेज। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं पढ़ना है आपको। प्रोडक्ट की क्या प्राइस होती है क्या, या फ्री होता है प्रोडक्ट, यस। अब प्राइस किस पे डिपेंड करता है, डिमांड एंड सप्लाई पे होता है नहीं होता है। प्रोडक्ट के सर्टेन फीचर्स होने चाहिए जो सेटिस्फैक्शन दे। एक्चुअल में हम प्रोडक्ट खरीदते हैं वो सेटिस्फैक्शन खरीदते हैं, क्या उतनी यूटिलिटी दे रहा है प्रोडक्ट या बेकार प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट आपका ऐसा होना चाहिए जो सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे। प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस, बिजनेस के लिए क्या प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है क्या, यस। क्या किसी प्रोडक्ट की यूजफुल लाइफ होती है क्या, होती है कि नहीं होती, यस। प्रोडक्ट की हमेशा यूजफुल लाइफ होती है, और उसके बाद वो प्रोडक्ट किसी काम का नहीं होता है, होता है नहीं होता है। नदी में नाव आपको बिठाती है, नाव पे बैठते हो, और नाव आपको एक पार से दूसरी पार छोड़ देती है, उसके बाद आप नाव को पलट के भी नहीं देखते। जिसने तुम्हें पार लगाया है उसको हम पलट के नहीं देखते। बारिश हो रही है, छाता उठाया, इंपॉर्टेंस है, बारिश खत्म, छाते को फेंक देते हैं किनारे। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है। तो प्रोडक्ट की भी यूजफुल लाइफ होती है, ऐसा नहीं प्रोडक्ट पूरा अनंत काल तक चलता रहेगा। आज के आपके पास आज ये फ़ोन है, 4 से 5 साल बाद हो सकता है ये फ़ोन ना रहे, खराब भी हो सकता है, हाँ टेक्नोलॉजी अपग्रेड ना हो, पुराने वाले फोन्स उठा के देख लो आप। तो अब ये पॉइंट किससे रिलेटेड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री के बारे में कह रहा है। कह रहा है कि प्रोडक्ट के कुछ फीचर्स होते हैं, प्रोडक्ट्स, बिजनेस प्रोडक्ट हैज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। बिजनेस के जो प्रोडक्ट होते हैं उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहली हेडिंग क्या थी, प्रोडक्ट या तो टेंजिबल होगा या तो इनटेंजिबल होगा।
पॉइंट नंबर 2, प्रोडक्ट की प्राइस होगी, और प्राइस डिसाइड कैसे होता है? डिमांड एंड सप्लाई पे। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो कि आप डिलीवर करें आपको सेटिस्फैक्शन। फोर्थ, प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस। समझ में आ रहा है? इसीलिए आपने देखा था प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एक वर्ड पढ़ा था आपने, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कंपनीज प्रोडक्ट डेवलप करती है, तो प्रोडक्ट इसीलिए बोला प्रोडक्ट इज पिवटल फॉर द, पिवटल मतलब इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस। और लास्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्रोडक्ट का? प्रोडक्ट हैज अ यूजफुल लाइफ। तो ये जो हेडिंग्स है ना, ये आपको बस पता होना चाहिए, मेन ये है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस ऑफ प्रोडक्ट। एक मान लो क्वेश्चन ऐसा तो आता नहीं है, लेकिन कभी आ गया, मान लो सिंपल क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया कि ये बताओ कि जो कंपनी में जो बिजनेस प्रोडक्ट्स हैं उनके क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं क्या? तो आपको बोलना है यस। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हेडिंग क्या है? प्रोडक्ट टेंजिबल हो सकता है, इंटेंजिबल, गुड्स एंड सर्विस। प्रोडक्ट की प्राइस होगी। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या? प्रोडक्ट की प्राइस होगी। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या? प्रोडक्ट के पास ऐसा फीचर होना चाहिए जो सेटिस्फेक्शन दे कस्टमर को। फोर्थ, प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस, क्योंकि उसी के इर्द गिर्द प्लानिंग होगी। और लास्ट में क्या पॉइंट है? प्रोडक्ट की यूजफुल लाइफ। देखो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। जल्दी बताओ, क्वेश्चन आ गया। अभी थोड़ी देर पहले आपने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बताए थे? अब किसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हो? प्रोडक्ट के। बताओ जल्दी से 5 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं प्रोडक्ट के? रटना नहीं है एकदम, बस लॉजिकली बोलते जाओ इंस्टीट्यूट के एंगल से। पहला तो भैया प्रोडक्ट कैसा हो सकता है? टेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल, मतलब गुड सर्विस दोनों हो सकता है। दूसरा, प्रोडक्ट की प्राइस होती है। तीसरा, प्रोडक्ट सेटिस्फैक्शन दे। फोर्थ, पिवटल फॉर बिजनेस, मतलब इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस। और लास्ट पॉइंट, यूजफुल लाइफ होती है प्रोडक्ट की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी। कई बार ज्यादा प्रोडक्ट खरीदते हो तो भैया 1 साल चल जाएगा क्या? 6 महीने चल जाएगा? तो बोलता चले तो रात तक, नहीं तो चांद तक। कुछ कंपनीज के, कुछ जगह, कुछ कंट्रीज के प्रोडक्ट होते हैं जिनके लिए बोला जाता है आ जाओ, कितने लोगों ने ये वर्ड पहले सुन रखा है? जल्दी बता दो मुझे। अब मुझे अच्छा लगेगा जब आप इसके स्टेप्स बता दो, कितने स्टेप्स हैं। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु भी होगी। ठीक है, सबसे पहले प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है, राइट, बिल्कुल सही। फिर प्रोडक्ट ग्रोथ होता है। अब मैं कुछ क्या कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछ सकता हूं आपसे? कितने लोग रेडी हैं? चलो, एक कंपनी है, वो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रही है अभी, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि ऐसी कंपनी को क्या स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी लगानी चाहिए या ग्रोथ स्ट्रेटजी लगानी चाहिए? वेरी गुड, इंट्रोडक्शन स्टेज है। सेकेंड प्रोडक्ट की स्टेज क्या आती है? ग्रोथ। थर्ड स्टेप में प्रोडक्ट क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाता है। और सबसे लास्ट में, ठीक, ये चाहे प्रोडक्ट हो चाहे रियल लाइफ हो। अब जरा आपसे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवाइजिंग मैं मांग रहा हूं, प्रोडक्ट पहुंच चुका है डिक्लाइन स्टेज पे, कौन कौन सी स्ट्रेटजी लगाना शुरू करो? क्या क्या ऑप्शन? पहला क्या लगाओगे? टर्न अराउंड लगाओगे, अगर पॉसिबल हुआ, फेल हो गया डिवेस्टमेंट, और उससे भी काम नहीं बना लिक्विडेट। अगर शुरू से ही पता है आपको टर्न अराउंड से काम नहीं बनने वाला है, डिवेस्टमेंट। समझ में आ रहा है? आ गया समझ में? तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कितने हैं? 4। कितने स्टेजेस हैं? 4 स्टेजेस हैं। और मैं आपको बता दूं, यहां सब लोग लिख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बच्चा कह रहा है सर ये अगर आ गया ना तो बस मजे ही मजे। इसको मैं अभी तैयार करा रहा हूं आपका, कैसे इसको पेपर में लिखना, और पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, इसको हमें कैसे लिखना है पेपर में। सबसे पहले प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो ये है, इसकी मीनिंग हम लिखेंगे जब पेपर आएगा ना। जब मीनिंग लिखेंगे तो उस मीनिंग में हमें क्या लिखना है, वो पॉइंट्स कौन से ऐड होंगे साथ के साथ अटैच करते चलना। यहां से पहला पॉइंट बनाओगे, लिखोगे इट इज अ यूजफुल कॉन्सेप्ट फॉर गाइडिंग स्ट्रेटेजिक चॉइस। एक यूजफुल कॉन्सेप्ट है स्ट्रेटेजिक चॉइस गाइड करने में, जैसे कि मुझे स्टेबिलिटी लगाना है, ग्रोथ स्ट्रेटजी लगाना है, डिवेस्टमेंट लगाना है, वो सब यहां से गाइड होगा। इसीलिए ये वर्ड यूज हुआ है, क्या? कॉन्सेप्ट गाइडिंग स्ट्रेटेजिक चॉइस। दूसरा, जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है वो एस शेप्ड का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट
पॉइंट है, ये सेकंड वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों तरीके से। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी आता है और वहां ऑप्शन लिखा होगा एम कर्व, एस कर्व, जे कर्व, जेड कर्व, ऐसे लिखा होगा। तो कौन से शेप का होता है? चलो अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना है आपको पेपर, ये मैं जो अब अंडरलाइन कर रहा हूं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज अ एस शेप्ड कर्व। जो क्या चीज शो करता है, ये एस शेप्ड कर्व का तो होता है, लेकिन शो क्या करता है? इट शोज या एग्जिबिट द रिलेशनशिप ऑफ सेल्स with respect to time for a product that passes through 4 successive stage। किसके साथ रिलेशनशिप दिखाता है, शो करता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? रिलेशनशिप ऑफ सेल्स का विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल किसके साथ रिलेशनशिप एग्जिबिट करता है, शो करता है? सेल्स का कनेक्शन किसके साथ? रिस्पेक्ट ऑफ टाइम ऑफ फॉर अ प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? If business are substitute for product, the concept PLC would just as well। पहला स्टेज क्या है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, देखो ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो। पहला स्टेज क्या है? इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज पे क्या होता है? स्लो सेल्स ग्रोथ होती है, अभी इंट्रोड्यूस हुआ आपका प्रोडक्ट। कंपटीशन नेग्लिजिबल होता है, प्राइसेस रिलेटिवली हाई होती है क्योंकि अभी आपने लॉन्च किया, मार्केट्स आर लिमिटेड। समझ में आ रहा है? द ग्रोथ सेल्स इज एट लोअर रेट बिकॉज लैक ऑफ अवेयरनेस, क्योंकि आपका प्रोडक्ट अभी कोई जानता नहीं है, इसीलिए यहां पे ग्रोथ क्या होगी, इस स्टेज पे स्लो होगी। सेकेंड स्टेज आपने क्या बताया था? ग्रोथ स्टेज। पहला स्टेज क्या था? इंट्रोडक्शन। दूसरा स्टेज क्या है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की? ग्रोथ। अच्छा यहां पे क्या होता है? कस्टमर को नॉलेज हो जाता है प्रोडक्ट के बारे में और वो इंटरेस्ट दिखाते हैं, और इसमें रैपिडली कंपनी ग्रो करती है अपने प्रोडक्ट को। समझ में आ रहा है? तीसरा स्टेप, ये क्या लिखा हुआ है? मैच्योरिटी स्टेज पे हो गया। यहां पे ग्रोथ क्या होती है तो ऑलरेडी पता है आपको। जब प्रोडक्ट अपने मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच जाता है तो ग्रोथ रेट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, स्लो डाउन होती है। स्लो डाउन क्योंकि सबके पास आपका प्रोडक्ट पहुंच चुका है। तो अब यहां पे क्या होता है? कंपनी को क्या मेंटेन करना पड़ता है? याद आया? स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। कनेक्ट करो। अब मैंने वो चैप्टर पढ़ा दिया, आप देखो यहां पे टेक्निकली अगर ये पढ़ा के चलता आगे तब आपको समझ ना आता, क्योंकि आपने वो चैप्टर कर रखा है। तो अब उसको अगर यहां से मैं कनेक्ट कर रहा हूं तो बहुत अच्छे से आपके माइंड में कनेक्ट हो रहा होगा, अब उसको समझ भी पा रहे हो आप कि यहां पे क्यों स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी बोल रहे हो। क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर प्रोडक्ट अपने मेच्योरिटी स्टेज पे पहुंच जाए तो कंपनीज को कौन सी स्ट्रेटजी लगानी चाहिए? स्टेबिलिटी, बस स्टेबल रहे। ठीक है। और फोर्थ स्टेज पे कंपनी जब क्या हो जाए? डिक्लाइन स्टेज है। प्रोडक्ट की लास्ट स्टेज क्या होती है? डिक्लाइन। अब यहां पे जब डिक्लाइन हो गए तो शार्प डाउनवर्ड ऑफ ड्रिफ्ट ऑफ सेल्स। क्या सेल्स अचानक गिर जाती है इसमें? डिक्लाइन स्टेज पे क्या सेल्स अचानक से गिरने लगती है कि नहीं गिरती? यस। समझ में आ रहा है? प्रॉफिट खत्म हो जाता है, न्यू प्रोडक्ट रिप्लेसेस एग्जिस्टिंग हो जाता है। अब ये देखो, मैं पहली बार आपको एक बात बोलने वाला हूं कि ये चार्ट आपको पेपर में बना के आना, अगर आ गया क्वेश्चन तो। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कौन से शेप का होता है? यस। एक क्लास में था, मैं पूछ रहा था कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल किस शेप में होता है, तो एक बच्चे ने जल्दी बोला सर नाग के शेप में। मैंने कहा अरे यार ये क्या इच्छाधारी कोबरा है तो मैंने कहा यार तुमने तो बड़ा अच्छा निकला। तो किस कैसे होता है? एस शेप में। एक बार देख लो कैसे बना है। क्या हमने जब अभी ये पढ़ा था पीछे कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो एस शेप कर्व है ये एग्जिबिट करता है, शो करता है रिलेशनशिप किसके बीच में? सेल्स और। समझ में आ रहा है? आप देखो कितना सिंपल है, इसको बनाना भी कितना सिंपल है। वर्टिकल एक्सिस पे सेल्स लिख दोगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या हो गया? टाइम हो गया। अब यहां से देखो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है, अभी क्या हो रहा है? यहां पे इंट्रोड्यूस हो रहा है। अब धीरे धीरे देखो यहां ऊपर गया, ग्रोथ हुआ, फिर धीरे धीरे ये गया, फिर यहां पे मैच्योर हो गया प्रोडक्ट। अब मैच्योर होने के बाद फिर सीधा क्या हो रहा है? देखो गिर रहा है प्रोडक्ट, डिक्लाइन हो रहा है। अब मैं एक टफ क्वेश्चन पूछूं आपसे, और जिसने ये आंसर दे दिया समझ लो उसका जन्म ही हुआ है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए। कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं और कुछ जन्म लेते हैं, मैं ये मानता हूं। जो उस तरीके से, उस एटीट्यूड से और उस स्पेसिफिक क्वालिटी के साथ जन्म लेते हैं।
कुछ लोग बनते हैं, कुछ लोग जन्मे हैं। लेट्स चेक, टफेस्ट क्वेश्चन है, लेट्स चेक आउट। इंट्रोडक्शन स्टेज पे कौन सी स्ट्रेटजी लगेगी? इंट्रोडक्शन स्टेज पे ग्रोथ, ग्रो हो चुकी है कंपनी, इसको बढ़ाएंगे। मैच्योरिटी स्टेज पे स्टेबिलिटी लगा दोगे आप, और डिक्लाइन पे तीनों में से अप्लाई करते चले जाओगे। समझ में आ रहा है क्या? ये कनेक्ट करके पढ़ने वाली बातें हैं, समझ में आ रहा है? पहले इंट्रोडक्शन स्टेज। अब एक क्वेश्चन और है टफेस्ट। एक स्टार्टअप है, अभी वो स्टार्ट हो रही है, स्टार्टअप है, स्टार्टअप के लिए कौन सी स्ट्रेटजी सजेस्ट करोगे? ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, क्योंकि अभी उसको ग्रो करना, उसके लिए ना तो स्टेबिलिटी किसी काम की, ना ही टर्न अराउंड एंड ऑल ये सब किसी काम का। अभी उसको क्या करना है? ग्रो करना है। एक बार सब लोग इस चार्ट को देखें, फिर इसको बिना देखे हुए बनाने की कोशिश करें। पहले देख लो एक बार कैसे बना हुआ, पहले देखो, याद नहीं करना है, बस समझना है कि भाई इंट्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्ट ऐसे जाएगा, फिर ग्रोथ हो रहा थोड़ा ऊपर जाएगा, डिक्लाइन मैच्योर हो गया तो प्रोडक्ट अब ऐसे, और डिक्लाइन में सीधा ऐसे हो गया। अच्छा, वर्टिकल एक्सिस पे साइड में क्या लिखोगे? सेल्स, रिलेशनशिप, नीचे पे टाइम। आपका टाइम शुरू होता है अब। पेपर में फुल मार्क्स आपको मिलेंगे अगर ये पीएलसी आ गया और आपने ये चार्ट बना दिया। पेन से ही बनाना है, कोई वहां नहीं, जैसे बना पाओ बना लो, सिंपल, बस पता चलना चाहिए इंस्टीट्यूट को। बहुत पहले एक बच्चे के आए थे एसएम में 48 मार्क्स, तो उसकी आंसर शीट में ये क्वेश्चन आया था, तो उसने ये बना रखा था, उसमें उसको फुल मार्क्स मिले थे पीएलसी के। हो गया? चेक करो एक बार, चेक करो एक बार, मैच करो। वर्टिकल एक्सिस पे सेल्स और हॉरिजॉन्टल आपने टाइम लिखा, फिर पहला इंट्रोडक्शन, फिर ग्रोथ लिखा, फिर मैच्योरिटी और लास्ट में डिक्लाइन। पेपर में बनाना ही बनाना है, चाहे पूछे या ना पूछे, पूछे या ना पूछे। अगर उसने पूछा नहीं है, चार्ट नहीं बनाना है, अब बस क्वेश्चन आया हुआ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बताओ 4 नंबर में, तो भी आपको बनाना, अगर आपको फुल 4 आउट ऑफ 4 चाहिए तो। समझ में आ गया क्या? अब आ जाओ मेन एडवांटेज पे। इसके एडवांटेज क्या, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के फायदे क्या, एडवांटेजेस क्या है? अब इससे भी क्वेश्चन आता है कि जैसे पूछ लिया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बताओ, 5 नंबर क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है। 1 नंबर पूछ रहा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बताओ, 4 नंबर पूछा मेन एडवांटेजेस बताओ। मेन एडवांटेजेस क्या है इसके? सबसे पहले, पीएलसी इज एन अप्रोच दैट इट कैन बी यूज टू डायग्नोज। क्या चीज चेक करता है? डायग्नोज अ पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट, diagnose a portfolio of product in order to establish the stage at which each of them exist। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के थ्रू हम ये जान सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कौन सी स्टेज पे है। स्टेज मतलब समझ रहे हो, वो 4 स्टेज में कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहला फायदा क्या है?
डायग्नोस हम कर सकते हैं, क्या चेक कर सकते हैं इसको लगा के? समझ में आ रहा है? जैसे पर्सन्स का टेस्ट होता है ना कि फीवर का क्या है, कौन सा फीवर है, वो टेस्ट करके डायग्नोस होता है। तो ऐसे यहाँ डायग्नोस क्या होता है, पीएलसी लगा के कि प्रोडक्ट कौन सी स्टेज पे। पहला फायदा तो ये। उसके बाद पर्टिकुलर अटेंशन इज टू बी पेड ऑन द बिजनेस दैट आर डिक्लाइनिंग। सबसे ज्यादा फोकस कंपनी किस कौन से प्रोडक्ट पे करती है, कौन से स्टेज पे करती हैं? अगर डिक्लाइनिंग स्टेज पे है तो पर्टिकुलर अटेंशन किस में दिया जाता है? पॉइंट नंबर 2, पर्टिकुलर सबसे ज्यादा अटेंशन कहाँ देना चाहिए कंपनी को? डिक्लाइनिंग स्टेज पे। डिपेंडिंग अपॉन द डायग्नोसिस appropriate strategy choice can be made. What do you mean by the appropriate strategic choice? Yes, expansion लगाना है, स्टेबिलिटी लगाना है, टर्न अराउंड, डिसमेनेजमेंट या लिक्विडेशन लगाना, रिटेंचमेंट लगाना है, वो डिपेंड कैसे होगा? डायग्नोसिस के बेस पे। समझ में आ रहा है? मेच्योर बिजनेस, मेच्योर बिजनेस याद आ रहा है? मेच्योर बिजनेस may use source as cash investment other which need resources. कह रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजी लाइक सेलेक्टिव हार्वेस्टिंग रिट्रेंचमेंट में बी अडॉप्टेड डिक्लाइनिंग बिजनेस। डिक्लाइनिंग बिजनेस रिट्रेंचमेंट वो सब आ जाता है, आपने पढ़ा टर्न अराउंड, उसके बाद दूसरा डिवेस्टमेंट, लास्ट में लिक्विड, सब आ जाता है। इन दिस वे बैलेंस पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेस में बी बिल्ट अप बाय एक्सरसाइज चॉइस बेस्ड ऑन पीएलसी कॉन्सेप्ट। तो 3 फायदे क्या लिखोगे? पेपर में आ गया एडवांटेज लिखना है तो 3 फायदे 4 फायदे क्या लिख दोगे? पहला, ये डायग्नोस करता है क्या, प्रोडक्ट कौन सी स्टेज पे, ठीक है, पॉइंट 1 खत्म हो गया। पॉइंट 2, अब क्या करूँ, इसी से कनेक्टेड पॉइंट क्या है? कनेक्टेड पॉइंट क्या है? यस, उसी के बेस पे हम स्ट्रेटजी बना लेंगे। दूसरा फायदा। तीसरा फायदा, पर्टिकुलर अटेंशन किस पे देंगे? जो प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग स्टेज पे। अब प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग स्टेज पे तो कौन सी स्ट्रेटजी लगाओगे? रिट्रेंचमेंट, हार्वेस्टिंग, काम करके खत्म कर दोगे। समझ में आ रहा है? यही 3 पॉइंट एनफ है आपके लिए पेपर के लिए। समझ में आ रहा है क्या? अब मान लो कितने लोग इसका आंसर लिख पाएंगे पेपर में अगर आ गया तो? क्वेश्चन देखो जैसे आया तो पहले आपको हेडिंग डालना मीनिंग, मैं आंसर भी बना दे रहा हूं आपके साथ, ठीक है? मीनिंग सेकंड पे आपका होगा इसी में ही चार्ट या डायग्राम। समझ में आ रहा है? डायग्राम। और थर्ड पे इसके एडवांटेज, और वहां पे ध्यान देना, वहां एडवांटेज मेन एडवांटेज पूछा हुआ है। एडवांटेज तो बहुत है, मेन एडवांटेज वही जो 3 पॉइंट आपने बोले। समझ में आ रहा है क्या? फ्लो ऑफ आंसर कैसे होगा आपका? पेपर में कंफ्यूज तो नहीं होगे? अच्छा, मीनी में क्या पॉइंट्स लिखोगे? सबसे पहले तो इंट्रो, मेन पॉइंट डायग्नोस करता है। हाँ, पहला डायग्नोस करता है किस चीज को? रिलेशनशिप एग्जिबिट करता है। एस शेप का होता है, मान लो, चलो एस शेप लिख दिया आपने, एस शेप्ड कर्व है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यस, सेल्स और टाइम में एग्जिबिट करता है रिलेशनशिप, ठीक है। कितने स्टेजेस होती हैं? 4 स्टेजेस, और चारों स्टेजेस को ब्रीफली बता दोगे, काम खत्म हो गया आपका। सेकंड में आपने चार्ट बना दिया, उसी बीच में वही चार्ट भी बना दिया आपने। थर्ड एडवांटेज, 3 फायदे क्या है? पहला फायदा, डायग्नोस करता है क्या, प्रोडक्ट किसी स्टेज पे है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसी स्टेज के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजिक चॉइसेस लगाएंगे। और लास्ट पोस्ट, स्पेशल अटेंशन कैन बी डिक्लाइनिंग स्टेज पे फोकस करते हैं, पर्टिकुलर स्ट्रेटजी लगाते हैं, जैसे रिट्रेंचमेंट एंड हार्वेस्टिंग। समझ में आ रहा है क्या? दोनों पॉइंट कवर हो गया, बहुत इजी था। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हें अपने दुश्मन के बारे में पूरी नॉलेज हो, या अपने दुश्मन को कैसे हराया जाए, दुश्मन का मतलब यहां पे हो गया बिजनेस में आपके जो कॉम्पिटिटर हैं, उनको कैसे हराया जाए, अपने आप को कैसे आगे ले जाया जाए, तो उसके लिए क्या कोई स्ट्रेटजी बनी हुई है क्या? ये क्वेश्चन है। यस, एक स्ट्रेटजी है जिससे आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे जा सकते हो, ये वाली स्ट्रेटजी है, इसका नाम है कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। क्या नाम है इसका? कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप लगाने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि हमारे डायरेक्ट कॉम्पिटिटर कितने हैं, इनडायरेक्ट कितने कॉम्पिटिटर हैं। अच्छा ये बताओ, कंपनीज को ये सब जानने की जरूरत क्यों होती है, या क्यों आवश्यकता पड़ेगी?
कि हमारे डायरेक्ट कॉम्पिटिटर कितने हैं या इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर कितने हैं। 2 मिनट के लिए बस इस पर डीप डाउन होकर सोचो। आज अगर मैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में, थोड़ा सा कॉर्पोरेट एग्जांपल में जा रहा हूं, प्रैक्टिकल में जा रहा हूं, आज मान लो महिंद्रा है, तो महिंद्रा को इंडस्ट्री में क्यों जरूरत है कि वो टाटा पे भी नजर रखे? और कॉम्पिटिटर बताओ, महिंद्रा, टाटा, मारुति सुजुकी और हुंडई, क्यों जरूरत है इनको नजर रखने का? और पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा महिंद्रा ने ड्रास्टिक परिवर्तन किया अपने अंदर, बहुत एकदम शॉकिंग, इन टर्म्स ऑफ डिजाइन हो या हर चीज में हो। किया है नहीं किया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ग्राउंड लेवल पे दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब कुछ कार तो फिर गाने भी बन जाते हैं। तो अब आप उसको ध्यान से, तो क्या उसने अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज नहीं किया होगा कि कौन मेरे डायरेक्ट कॉम्पिटिटर, कौन मेरे इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर है? तो उनकी भी स्ट्रेटेजिक टीम में कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप लगाया होगा। क्या लगाया होगा? इसी को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, नो योर कॉम्पिटिटर। तो इसको हम देखते हैं और फिर कैसे कैसे स्टेप से कैसे सीखोगे, कैसे अपने कॉम्पिटिटर को जानोगे, ये एक टॉपिक है। अभी मैं टॉपिक वाइज पढ़ाई करवा रहा हूं आपको, और ये चैप्टर टॉपिक वाइज ही चलेगा। लास्ट में क्वेश्चंस पूछूंगा धड़ाधड़, ध्यान रखना। अब चलते हैं, एक नया टॉपिक है, बिल्कुल अलग है, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। नो योर कॉम्पिटिटर, बोलो ये लाइन, नो योर कॉम्पिटिटर। देखो, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इज अ बिजनेस एनालिसिस जो आइडेंटिफाई करता है किसको? कॉम्पिटिटर्स को। एक बिजनेस एनालिसिस है, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस है। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या है? एक बिजनेस, कीवर्ड इज बिजनेस एनालिसिस। किस चीज को आइडेंटिफाई करता है? बस यही 2 वर्ड याद होने चाहिए आपको, छाप डालोगे पेपर में। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इज अ बिजनेस एनालिसिस। किसका बिजनेस एनालिसिस? कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इज अ बिजनेस एनालिसिस विच आइडेंटिफाइज, जो क्या आइडेंटिफाई करता है? अपने कॉम्पिटिटर्स को, चाहे वो कॉम्पिटिटर डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। अब यहां से दूसरा पॉइंट शुरू होता है कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप का। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है क्या? इज अबाउट आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग। 2 चीजें, एक तो पहचानना, आइडेंटिफाई करना, दूसरा अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटर। एट द सेम टाइम इट परमिट्स द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ दियर विजन। खुद का विजन स्टेटमेंट नहीं, दियर विजन, मिशन, कोर वैल्यूज, नीश मार्केट, स्ट्रेंथ, वीकनेस। देख रहे हो आप, अपने से ज्यादा फोकस किस पे किया जा रहा है? यहां पे किसका विजन देख चेक कर रहा है, किसका मिशन चेक हो रहा है, किसका कोर वैल्यूज चेक हो रही हैं, किसका नीश सेगमेंट मार्केट क्या है, किस सेगमेंट में काम कर रहा है कॉम्पिटिटर, उसकी ताकत क्या है, उसकी वीकनेस क्या है। एक बात बताओ, एक कंपनी को अगर सामने वाली कंपनी के अपने डायरेक्ट कॉम्पिटिटर का वीकनेस पता चल जाए तो उसे फायदा क्या हो सकता है? उसकी वीकनेस हम अपनी क्या बना सकते हैं? स्ट्रेंथ बना सकते हैं। यस या नो? ठीक है। तो अब देखो, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एक बिजनेस एनालिसिस है जो आइडेंटिफाई करता है कॉम्पिटिटर। इसकी मेन मीनिंग ये है, क्या है? कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इज आइडेंटिफाइंग, अपने कॉम्पिटिटर को पहचानना, प्लस अंडरस्टैंड करना उनको, और साथ के साथ एट द सेम टाइम परमिट कॉम्प्रिहेंशन ऑफ दियर, उनके विजन को, मिशन को, कोर वैल्यूज को, नीश मार्केट को, स्ट्रेंथ, वीकनेस को कॉम्प्रिहेंड करना, समझना। समझ में आ रहा है क्या? ध्यान रखना। थर्ड पॉइंट, यूजिंग कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। आप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप रिक्वायर्स, अगर कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को समझना है उसके लिए जरूरत पड़ती है किसकी? कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस की नीड आपको पड़ती है। तो 3 पॉइंट्स क्या लिखोगे? सबसे पहले, पहला पॉइंट, कोई पूछे आपसे कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है क्या, क्या बोलोगे? बिजनेस एनालिसिस जो आइडेंटिफाई करता है किसको? ठीक है। अब मेन मीनिंग बताओ, पॉइंट नंबर 2 की मेन मीनिंग। यहां पे हो क्या रहा है? आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग। किसको आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंड करना है?
कॉम्पिटिटर करना है आपको, अंडरस्टैंड और आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग अवर कॉम्पिटिटर, और साथ के एट द सेम टाइम आपको क्या करना है, कॉम्प्रीहेंड करना, समझना है उनके क्या क्या विजन, मिशन, कोर वैल्यूज, नीश मार्केट और स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को समझना है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉर्पोरेट लैंडस्केप, कॉर्पोरेट लैंडस्केप समझना है तो आप क्या एक्वायर करना पड़ेगा आपको, एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। In depth investigation and analysis of firms, companies, competitor allow it assess competitor strength and weakness in the market and help it choose implement their effect। अब उसकी अगर आपने डेप्थ इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस किया जो कंपनी के कॉम्पिटिटर है तो आप उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को अच्छे से जान सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग अपनी इफेक्टिव स्ट्रेटजी बना सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? तो 3 पॉइंट आपको क्या लिखना है, मेन मुद्दे की बात है, मीनिंग में 3 पॉइंट क्या लिखोगे, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में 3 पॉइंट लिखना शुरू करो। 4 पॉइंट क्या लिखोगे? पहला पॉइंट बिजनेस एनालिसिस है, किस चीज को आइडेंटिफाई करता है, फर्स्ट। दूसरा मेन लाइन इसकी आइडेंटिफाई करता है प्लस अंडरस्टैंड करता है, किसको, कॉम्पिटिटर, और एट द सेम टाइम कॉम्पिटिटर को कॉम्प्रीहेंड करता है। कितनी चीजें, ठीक है। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के लिए क्या जरूरी है, इंटेलिजेंस, और कुछ नहीं लिखना है आपको। और किसी को लिखना है तो 4 पॉइंट में ये लिख सकता है इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इम्पैक्ट ये होगा कि अगर आप अपने कॉम्पिटिटर के स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ सकते हो तो इफेक्टिव स्ट्रेटजी कैन बी फॉर्मुलेटेड, ये लाइन ऐड कर सकते हो। कितने लोगों को एकदम तैयार हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेपर में ये समझ में आ रहा है ना लिखना कैसे है, छाप दोगे कि नहीं चारों पॉइंट, ठीक है। अब आते हैं वो जिसका इंतजार था आपको, जो जरूरी है आपके लिए, ये वो पॉइंट है। पेपर में यही क्वेश्चन आता है, मीनिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप बताओ प्लस स्टेप्स बताओ। कैसे समझोगे, वो स्टेप्स क्या है, स्टेप्स क्या क्या है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले 4 स्टेप्स पढ़ के आ रहे हो आप कहीं, अभी ये स्टेप्स किसके, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप समझने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला काम क्या करोगे, अपने कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेप क्या है, अब ये कहने का मतलब है स्टेप्स टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप अगर आपको समझना है तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर। सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करो, समझ में आ रहा है। और इसमें कंपनी को एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है, और वो क्वेश्चन क्या है, हु आर कॉम्पिटिटर, हाउ बिग दे आर। इस पे कंपनी सोचती है। क्वेश्चन कौन सा रहता है, हु आर द कॉम्पिटिटर्स, और दूसरा क्वेश्चन क्या उसी में रहता है, हाउ बिग दे आर, कि हमारे कॉम्पिटिटर कौन है और कितने बड़े हैं। वो कौन से स्टेप पे पूछता, पहले स्टेप पे आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई करते हैं। समझ में आ रहा है, कॉम्पिटिटर फॉर्म कंपनी में कितने इंडस्ट्री में और उनका एक्चुअल मार्केट शेयर क्या है। कितने लोगों को पॉइंट 1 समझ रहा है, स्टेप 1 समझ में आ गया। पहले स्टेप पे कंपनी क्या, अब ये समझ लो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के स्टेप्स पढ़ रहे हो, कैसे समझना है उसको। पहले हम अपने कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई करेंगे, जिसमें कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे अपने आप से, ठीक। अब ये आपको आपने आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरे स्टेप पे फिर आपको दूसरे स्टेप पे क्या बताया जा रहा है, अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर्स। अब सेकेंड स्टेप पे आपको क्या करना है, कॉम्पिटिटर को क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। सेकेंड स्टेप पे वंस द कॉम्पिटिटर आइडेंटिफाई, अब इसमें पहले देखो क्वेश्चन का कौन सा आंसर दोगे, अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर में क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर दियर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये किसमें है, यस। सेकेंड में क्या है, अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर, मतलब क्या, 2 चीजें पूछोगे, व्हाट आर दियर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उनकी प्रोडक्ट सर्विसेज क्या है। जब एक बार आपका कॉम्पिटिटर आइडेंटिफाई हो जाए, स्ट्रैटेजिस्ट यूज मार्केट रिसर्च रिपोर्ट, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, इंडस्ट्री, वेरियस सोर्सेज, डिफरेंट मार्केट, मतलब वेरियस सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के थ्रू अपने कॉम्पिटिटर को अंडरस्टैंड करो, उनकी प्रोडक्ट क्या है, उनकी सर्विसेज क्या है। ये स्टेप 2 है। चलो ये भी जान लिया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अपने कॉम्पिटिटर को अंडरस्टैंड भी कर लिया। अब स्टेप 3, डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। आपके कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी ताकत क्या है,
अब उसके बाद ये पता करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने होंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर दियर फाइनेंशियल पोजीशन। दूसरा, व्हाट गिव्स देम कॉस्ट एंड प्राइस एडवांटेज, किस वजह से इतना सस्ता है या प्राइस एडवांटेज मिल रहा है उनको। तीसरा क्वेश्चन, वो अगला क्या करने वाले हैं, उनका अगला स्टेप क्या हो सकता है, कितना स्ट्रांग उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, प्रोडक्ट बना नहीं कि जल्दी से पहुंच गया पहाड़ों तक। व्हाट आर दियर ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेंथ, कि कंपनी में जो काम कर रहे हैं टॉप से बॉटम से लेकर टॉप तक कैसे लोग हैं, ह्यूमन रिसोर्स कैसा है। तो ये सब ताकत भी हो सकती है किसी कंपनी की। क्या ये पॉइंट्स ताकत बन सकते हैं किसी कंपनी के। फाइनेंशियल पोजीशन क्या ताकत बन सकती है, यस। कॉस्ट, अगर सही कम कॉस्ट पे प्रोडक्ट बन रहा हो, कंपनी की ताकत है या वीकनेस है, ताकत है। स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ताकत है या वीकनेस है, ताकत है। ह्यूमन टॉप क्लास के ह्यूमन रिसोर्स है आपके पास, एम्प्लॉइज है, राइट पर्सन इन राइट प्लेस वाले है, तो कंपनी की ताकत है वीकनेस है, ताकत है। तो थर्ड स्टेप पे आप डिटरमाइन करते हो अपने कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ को, कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। डू दे ऑफर ग्रेट प्रोडक्ट, व्हाट डू दे डू वेल, वो क्या अच्छे से करते हैं। वाई द कंज्यूमर लाइक देम, उनके कंज्यूमर उनका प्रोडक्ट को क्यों पसंद करते हैं। ये सब कौन से स्टेप में पूछते हो आप, तीसरे में, जब अपने कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ जानते हो। अब आओ फोर्थ पे, स्ट्रेंथ जान लिया, अब क्या समझते हैं कंप्यूटर की वीकनेस। आइडेंटिफाई द एरियाज वेयर कॉम्पिटिटर इज वीक, वेयर कॉम्पिटिटर इज लैकिंग। इसमें एक क्वेश्चन पूछना है फोर्थ स्टेप पे वीकनेस जानने के लिए। पहला क्वेश्चन क्या पूछे, वेयर आर दे लैकिंग, उनकी कमी कहां है, और वो आपकी क्या बन जानी चाहिए, स्ट्रेंथ। और सबसे लास्ट स्टेप है फाइनल स्टेप फिफ्थ पे, पुटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर। मतलब पहला स्टेप आइडेंटिफाई, दूसरा अंडरस्टैंड, तीसरा उसकी स्ट्रेंथ क्या है, फोर्थ वीकनेस क्या है। कह रहा पुटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर एट दिस स्टेज। तीन क्वेश्चन आप पूछते हो। पहला क्वेश्चन, व्हाट विल द बिजनेस डू विद दिस इंफॉर्मेशन। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन तो आ गई कॉम्पिटिटर्स ले, अब उससे हम क्या रहे क्या है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इंप्रूव डज द फर्म नीड टू मेक, कि हमें अपने में क्या चेंजेस लेके आना है। और लास्ट क्वेश्चन, हाउ कैन फिक्स एक्सप्लॉइट वीकनेस ऑफ द ग्राउंड, हम अपने कॉम्पिटिटर की जो वीकनेस है उसको फायदा कैसे उठा सकते हैं, कैसे उसको अपनी ताकत बना सकते हैं। ये कौन से स्टेप में देखा जाता है, फिफ्थ। तो फिफ्थ स्टेप पे क्या होता है, एट दिस स्टेज द स्टडी शुड पुट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट कॉम्पिटिटर, ड्रॉ इन्फ्रेंस अबाउट दे आर नॉट ऑफरिंग व्हाट द वन डू फिल द गैप्स। ये कंपनी गैप्स को फिल करने के लिए क्या करेगी, कि कौन से एरिया को अपने स्ट्रेंथ बनाना है। समझ में आ रहा है क्या। एक कंपनी को अगर अपने कॉम्पिटिटर को समझना है इंडस्ट्री में, तो उसके लिए कौन सी स्ट्रेटजी सजेस्ट करोगे या कौन से पॉइंट सजेस्ट करोगे। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या लगा ले, वो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप लगा ले। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप होता क्या है, बिजनेस एनालिसिस टू आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटर। यहां पे आप आइडेंटिफाई करते हो और अंडरस्टैंड करते हो किसको, कॉम्पिटिटर को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी हो, ठीक है। अच्छा स्टेप्स क्या है, इसको लगाओगे कैसे किसी कंपनी में। मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, पहले आइडेंटिफाई करूंगा कि मेरा कॉम्पिटिटर कौन है। चलो आपको पता चल गया। इसमें क्वेश्चन क्या पूछोगे, यस, हु आर आवर कॉम्पिटिटर, हाउ बिग दे आर। दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसमें क्या क्वेश्चन पूछते हैं हम, सर्विसेज क्या है उनके, प्रोडक्ट वगैरह। थर्ड पॉइंट पे डिटरमाइन द स्ट्रेंथ। इसमें क्या क्वेश्चन पूछते हो, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखते हो और वो पॉइंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखते हो, वो सारे पॉइंट्स है ना। फोर्थ स्टेप क्या है, इसमें क्या क्वेश्चन पूछते हो, वेयर माई कॉम्पिटिटर इज लैकिंग। अब लास्ट फाइनल कंक्लूजन क्या होगा। अब यहां पे क्या करते हो, तीन क्वेश्चन, कैसे यूज कर सकती है इंफॉर्मेशन को, दूसरा, और सबसे लास्ट में कैसे उसकी वीकनेस को अपनी ताकत बना सकते हैं। ये कौन से स्टेप में पूछते हो आप, फाइनल स्टेप में। इतनी बात समझ में आ रही क्या, आई क्या समझ में, ठीक है।
एक बार कुछ क्वेश्चंस पहले देखते हैं। कॉम्पिटिटिव समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से पढ़ना शुरू करो। हाँ जल्दी बताओ। क्वेश्चन कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया? आ गया क्या? क्या होगा क्वेश्चन में? कैसे इसमें लगाओगे कैसे? कैसे लगाओगे इसमें? इसका आंसर कैसे ड्राफ्ट करोगे? सुरेश सिंघानिया is the owner of an agri-based private company in Sangruru, Punjab. His unit is producing puree, ketchups and sauce. While its product have significant market share in the northern part of country, its product have significant market share in the north part of the country. The sales are on decline in the last couple of years. कई सालों से सेल्स ड्रॉप डाउन हो रहा है। He seeks help of management expert who advise him to first understand the competitive landscape. तो जाहिर सी बात है इनकी सेल्स डाउन हुई है तो किसी की सेल्स तो बढ़ी होगी। अब लोगों ने खाना तो छोड़ा नहीं होगा, इतने शरीफ तो है नहीं, तो इनकी सेल्स गिरी तो किसी कॉम्पिटिटर की बढ़ी होगी। अब आपसे कह रहा है एक्सप्लेन द स्टेप टू बी फॉलोड बाय सुरेश सिंघानिया टू अंडरस्टैंड कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। समझ में आ रहा है? उनको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या स्टेप्स हैं सुरेश सिंघानिया? सबसे पहले सुरेश भाई को क्या बोलना पड़ेगा? सुरेश भाई को क्या बोलना पड़ेगा? सबसे पहले पहले आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारे कॉम्पिटिटर कौन है। फिर क्या करना चाहिए इनको? ये पता करो कि तुमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब अंडरस्टैंड करो। अंडरस्टैंड में क्या चेक करें? वो थर्ड पे स्ट्रेंथ क्या है उनकी। सुरेश को देखना है कि उस तुम्हारी फील्ड में जो प्रोडक्ट तुम्हारे सिमिलर कॉम्पिटिटर है उनकी स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ चेक कर लिया उन्होंने, और क्या चेक करें? वीकनेस चेक करो उनकी, और लास्ट में सारी इंफॉर्मेशन को लगा के फिर क्या बना दो? अपने कॉम्पिटिटर को पीछे कर दो। इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों को क्लास में आता है जो बैठे हैं मेरी क्लास में? जल्दी बता दो। अब मुझे सबसे पहले तो बता दो, अगर ये क्वेश्चन मान लो पेपर में आया है 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर कैसे दोगे? जल्दी बताओ। मीनिंग लिख दिया, चार्ट बना दिया, और प्लस 3 एडवांटेज लिख दिया। आपको सब में वही करना है, कुछ भी आए आपको वही स्टेप फॉलो करना है, कुछ भी आए उससे कोई लेना देना नहीं। क्वेश्चन आ रहा है सीधा लिख देना, आपको ये सोचना ही नहीं है 1 मिनट के लिए। अच्छा एक बात बताओ, क्या कंपनी में अगर कोई एम्प्लॉइज
ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब कंपनी ए कंपनी बी दोनों सेम फील्ड में काम कर रही हैं, सेम टाइप का प्रोडक्ट बना रही हैं, लेकिन कंपनी ए में वो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन एक दिन में ज्यादा होता है और कंपनी बी में प्रोडक्शन कम होता है। कंपनी ए में एक एम्प्लॉय एक दिन में कम से कम 1000 यूनिट्स बना रहा है, 1000 टाइम्स वो काम कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, और कंपनी बी में उनका एम्प्लॉय उसी प्रोडक्ट को 500 टाइम्स प्रैक्टिस कर रहा है। तो कौन सी कंपनी का स्पीड विद एक्यूरेसी तेज हो जाएगी एम्प्लॉयज की? कई बार आपने देखा होगा कुछ पर्सन ऐसे होते हैं, वो जो सब्जियां वगैरह या प्याज वगैरह काटते हैं, टक 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 टक, और हम चाहे तो हमारी उंगली भी चली जाए। देखा होगा आपने ना, ये क्यों होता है? क्या शुरू से उसको ऐसा रहा होगा, या उसने इतनी सब्जियां काटी कि उसका एक्सपर्ट हो गया? अब सीए के रेफरेंस में समझ लो, स्टूडेंट की लाइफ में आप देख लेना, सीए स्टूडेंट इतना कैलकुलेटर चलाता है, सीए के ऑफिस में कुछ हो या ना हो, आपको टेबल पे एक चीज जरूर रखी मिलेगी, लैपटॉप के साइड में कोने में एक चीज रखा होगा, क्या? कैलकुलेटर रखा रहता है, कभी देखना। और अभी भी इसी क्लास में जितने लोग बैठे मोस्टली के पास कैलकुलेटर बैग में होगा, ज्यादातर को होता है। अब वो अलग बात है कोई बैठे बैठे काउंट कर दे ऐसे, ये हो गया, ऐसी भी इंटेलिजेंस तो हो सकती है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, बट जनरली लेके आते हैं। अब ध्यान सुनना, अब ये जो आपकी स्पीड है, अब डे वन एंड वन डे, आज से 4 साल बाद आप एक पॉइंट देखना, अब आप देखना इसमें पता है क्या होगा, जब आप 3 साल 4 साल बाद देंगे आपकी बड़ी स्पीड तेज होगी किसी पे, कई बार तो आप देखोगे ही नहीं क्या लिख रहा हूं। जैसे किसी का है अभी शुरू हो रहा है कि नहीं किसी का? अच्छा, कितने लोग जो व्हाट्सएप पे या चैटिंग करते समय वर्ड्स नहीं देखते? जल्दी बता दो, रेज योर हैंड्स। मतलब कम देखना होता है, 1 2 ऐसा है ना, ये क्यों? क्या शुरू से ऐसा था या प्रैक्टिस से हुआ है? और आजकल के यूथ कई ऐसे हैं कि बहुत इतने एक्सपर्ट होते हैं, टक 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 करते रहते हैं, होता है ना। इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। जब यहाँ प्रैक्टिस हो सकती, ऐसे कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर मल्टीपल पर्सन वो काम कर रहे हैं, वो पर्सन रिपीट काम कर रहा है बार बार एज कम्पेयर टू अदर कंपनी, तो उस कंपनी को एक्सपीरियंस का फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसके? यस या नो? तो इसी को आप बोलते हो एसएम की लैंग्वेज में एक्सपीरियंस कर्व। क्या बोलते हैं इसको? यस, एक्सपीरियंस कर्व। एक्सपीरियंस कर्व वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां पे सब लोग लिख लेना। ये इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस कर्व। गायब क्यों हो रहा है? चलो कोई नहीं, देखेंगे भी। एक्सपीरियंस कर्व, इसको लर्निंग कर्व भी बोलते हैं। आईसीआई का वन ऑफ द फेवरेट चॉइस है इस चैप्टर से। साइड में सब लोग लिख लेना, भूल न जाना, पढ़ के जाना। कहीं ये सोचो कि ये तो आएगा ही नहीं पेपर में, पता चले 5 नंबर में यही क्वेश्चन रखा हो। जब ये खत्म होगा चैप्टर ना, तो आपको मैं सीक्वेंसिंग बता दूंगा कि इस चैप्टर में ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस कैसे है। जैसे अभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट मैं लिखवा रहा हूं, लास्ट जो चैप्टर खत्म होगा धीरे धीरे, तो मैं इसके ऑर्डर्स ऑफ इंपॉर्टेंस लिखाऊंगा। पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना, फिर कौन सा पढ़ना, फिर कैसे करना, ताकि आपके लिए पेपर खेल हो जाएगा और आपको पहले से ही पता रहेगा कि पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है और छाप के बैठे रहोगे पेपर में। समझ में आ रहा है? चलो, एक्सपीरियंस, अभी आपने कहा एक्सपीरियंस काउंट होता है, तो कह रहा है एक्सपीरियंस इज रिलेटेड टू लर्निंग कर्व। क्या कह रहा है? लर्निंग कर्व विच एक्सप्लेन एफिशिएंसी इंक्रीजेस गेन बाय वर्कर थ्रू रेपिटेटिव प्रोडक्टिव वर्क।
समझ में आ रहा है? जैसे रेपिटेटिव अगर वर्क कर रहे हैं, रेपिटेटिव प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं एक कंपनी में एम्प्लॉइज जो वर्कर्स हैं, तो उनको एक्सपीरियंस गेन हो जाता है, गेन हो जाता है। तो अब एक्सपीरियंस कर्व इज बेस्ड ऑन द कॉमनली ऑब्जर्व फिनोमेना दैट, किस फेनोमेना पे बेस्ड है एक्सपीरियंस कर्व, किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? सिंपल क्वेश्चन ये, दैट यूनिट कॉस्ट डिक्लाइन एज अ फर्म या कंपनी एक्यूमुलेट एक्सपीरियंस। समझ में आ रहा है? ये जो लाइन है ना, ये यूनिट कॉस्ट डिक्लाइन एज अ फर्म एक्यूमुलेट एक्सपीरियंस, ये वाली लाइन, कि यूनिट कॉस्ट जो है वो डिक्लाइन हो जाएगी, पर यूनिट कॉस्ट कम से कम होती चली जाएगी एज द कंपनी या फर्म accumulate experience in terms of cumulative volume of production. It is based on the concept we learn as we grow. We learn as we grow. कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, we learn as we grow is related to which concept? पेपर में ऐसे लिखा होगा ऑब्जेक्टिव में, we learn as we grow, फिर पूछा जाएगा कौन से कॉन्सेप्ट में ये कहा गया है, एक्सपीरियंस कर्व का है। तो एक्सपीरियंस कर्व किस पे बेस्ड है, कौन से फिनोमेना पे बेस्ड है? कि यूनिट कॉस्ट डिक्लाइन हो जाती है एज फर्म एक्यूमुलेट्स एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ क्युमुलेटिव वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट वी लर्न एज वी ग्रो। किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? वी लर्न एज वी ग्रो, कि हम सीखते हैं जैसे जैसे ग्रो करते हैं। Implication is that larger firm is in an industry would tend to lower unit cost। भैया जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है उनके लिए, क्यों? कंपेयर टू दो स्मॉलर फर्म्स, स्मॉलर कंपनीज। तो कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एडवांटेज होता है। आप देखना जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जितना सस्ता वो दे देती हैं और कंपनीज नहीं दे पाती स्मॉलर कंपनी, क्योंकि उनकी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक्सपीरियंस का रिजल्ट a variety of factors such as learning effect, economies of scale। एक्सपीरियंस कर्व के जो वैरायटी ऑफ फैक्टर्स कौन कौन से हैं? लर्निंग इफेक्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का नाम सुना आपने? पर यूनिट कॉस्ट डिक्लाइन, कम कॉस्ट पे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, प्रोडक्ट रीडिजाइन एंड टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन। अब आता है क्वेश्चन, जैसे जो पेपर में एक तो मीनिंग लिखा आपने, एक्सपीरियंस कर्व की मीनिंग लिख दिया, अब उसके बाद आपसे ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा, मीनिंग ऑफ एक्सपीरियंस कर्व एंड इट्स फीचर्स। इसके फीचर्स बताओ। क्या बताओ? फीचर्स बताओ। तो पहला फीचर क्या है इसका? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो दे गेन एक्सपीरियंस। जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेंगे वो एक्सपीरियंस गेन करेंगे, पहला फीचर। दूसरा फीचर, एक्सपीरियंस कर्व में प्रोवाइड एन एडवांटेज ओवर कंपटीशन। सही बात है, एक्सपीरियंस इज की बैरियर टू, समझ में आ रहा है? एक्सपीरियंस कर्व में प्रोवाइड एन एडवांटेज ओवर द कॉम्पिटिटर। लार्ज एंड सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन पजेस स्ट्रॉन्गर एक्सपीरियंस इफेक्ट। ये तीन फीचर्स हैं इसके। पहला फीचर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है एज दे गेन एक्सपीरियंस। दूसरा, एक्सपीरियंस में प्रोवाइड एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिशन। एक्सपीरियंस इज अ की बैरियर टू एंट्री। लार्ज एंड सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन पजेस स्ट्रॉन्गर एक्सपीरियंस इफेक्ट। समझ में आया क्या? तीन फीचर्स क्या क्या हैं? पहला, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करते हैं जैसे वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं। दूसरा, एक्सपीरियंस कर अपने कॉम्पिटिटर के लिए एडवांटेज हो सकता है हमारे लिए। और तीसरा, लार्ज एंड सक्सेसफुल जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं, एक्सपीरियंस इफेक्ट होता है उनका। अब यहाँ पे एक बार और, मैंने बताया था कुछ में ही, इसका भी चार्ट सब लोग बहुत ध्यान से देख लो। इसका चार्ट तो और भी आसान है, कुछ है ही नहीं। वर्टिकल एक्सिस पे क्या लिखोगे? कॉस्ट पर यूनिट। और हॉरिजॉन्टल पे क्या लिख रहे हो? प्रोडक्शन इन यूनिट्स, क्युमुलेटिव प्रोडक्शन इन यूनिट, कितना प्रोड्यूस कर रहे हो आप और कितने पर यूनिट कॉस्ट आ रही है आपकी। और बस
कितने लोग ये चार्ट बना लेंगे आराम से? कुछ है नहीं इसमें, तो कुछ है ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आया? अब कह रहा है एज अ बिजनेस ग्रो इट अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्सिटी एंड बेनिफिट फ्रॉम इट्स एक्सपीरियंस। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करती है बेनिफिट लेती है अपने एक्सपीरियंस से। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपीरियंस इज रिलेवेंट ऑन नंबर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। कह रहा है ये जो एक्सपीरियंस कर्व है वो रिलेवेंट है नंबर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फॉर इंस्टेंस एक्सपीरियंस कर्व इज कंसीडर्ड अ बैरियर फॉर न्यू कंपनी। न्यू एंट्री के लिए बैरियर का काम करता, अभी पीछे पढ़ के आ रहे हो फीचर में। इट ऑल्सो बिल्ड अ मार्केट शेयर एंड डिस्करेज कॉम्पिटिशन। एनकरेज नहीं करेगा, डिस्करेज है, कहेगा अरे बड़ी कंपनी उसके पास एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा। आगे इन द इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, याद आ रहा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, एक्सपीरियंस का फॉर्मूला सेम टू वर्किंग। अब ये एग्जांपल आप पेपर में लिख के आओगे, एक पॉइंट में लिख दे रहा हूं यहाँ एग्जांपल। कह रहा है कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है इंडिया की, उसमें एक्सपीरियंस का वर्किंग इन मारुति सुजुकी, किसको फायदा मिल रहा है एक्सपीरियंस कर्व का? जैसे मारुति सुजुकी ले रही है फायदा, ले रही है नहीं ले रही? इतने बना रही कि रेड लाइट पे खड़े हो जाना असंभव है कि उसकी गाड़ी ना निकले व्हाइट कलर की। मिलेगी नहीं मिलेगी, व्हाइट कलर की कार जरूर मिल जाएगी तुम्हें इसकी, ना चाहते हुए भी। चैलेंज है, करके देख लेना 1 मिनट के लिए, रेड लाइट पे ऐसे खड़े रहना, रोड पार करते हुए खड़े हो जाना, फिर अरे ये क्या, सच में एक्सपीरियंस कर्व दिख रहा है इसका। समझ में आ रहा है? तो अब एक्सपीरियंस कर्व में अगर आपको जब पेपर में जब लिखोगे तो उसको कैसे लिखोगे? एक्सपीरियंस कर्व में सबसे पहला लिखोगे मीनिंग क्या है। मीनिंग में पॉइंट वाइज 4 पॉइंट लिखोगे। सेकंड पे आप लिखोगे फीचर्स, और इस फीचर्स से पहले बीच में यहां पे आप बनाओगे डायग्राम। समझ में आ रहा है? और 4th स्टेप पे, सबसे लास्ट स्टेप पे आप लिखोगे एग्जाम्पल। और फिर वो पेपर सेटर कहेगा ले जाओ बेटा 5 में से 5। तुमने इतना बेटर तरीके से प्रेजेंटेशन दिया है, एक जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल वे ऑफ थिंकिंग एंड गिविंग द आंसर। एक फ्लो में आंसर दिया आपने, पहले मीनिंग बता दी, अब उसको चार्ट बना के दिखा दिया आपने, फिर उसका फीचर 3 फीचर्स लिख दिए, और लास्ट में आपने एग्जाम्पल भी दे दिया। कहीं नंबर कटने की कोई गुंजाइश बची ही नहीं। समझ में आ रहा है? ये ध्यान रखना। इसके अलावा अगर फालतू की बातें आपने लिखी इधर उधर की और तरीका इधर उधर किया तो मेरे पास मत आना कि सर मुझे इसमें 1 नंबर क्यों दे रखा है इसने। अब मैंने पूरा स्टेप बता दिया है आपको। हाँ, चाहे 3 नंबर में आए, चाहे 4 नंबर में आए, चाहे 5 नंबर, कसम खाओगे ऐसे ही लिखोगे। 3, 4, 5 सब में किसी में भी आए, ऑब्जेक्टिव को छोड़ के। किसको छोड़ के? ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे वी लर्न एज वी ग्रो, ये लाइन लिख के पूछेगा किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है ये वर्ड। समझ में आ रहा है? आई होप कि अब इसका आंसर आप दे पाओगे, कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। एक बार मुझे खटाखट सब लोग पॉइंट्स बता दो, आज हमने क्या क्या पॉइंट्स कवर किए अभी तक। हाँ, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस, उसमें कितने टॉपिक थे? सब टॉपिक 4 एक्टर की स्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर दूसरा यस स्ट्रेटजिक इंटरनेशनल बिजनेस प्लानिंग मान लो आप कर रहे हो, उसके स्टेप्स क्या है, वो 4 वो खत्म किया आपने। फिर थर्ड टॉपिक रीजन व्हाई वी गो ग्लोबल, पॉइंट कितने? 9। एक लास्ट पॉइंट था यस एनालिसिस ऑफ एनवायरमेंट। यस 3 स्टेप्स हैं। पहले हम एनालाइज करेंगे किसको? पूरा पहला स्टेप पे किसको एनालाइज करेंगे? मल्टीनेशनल। दूसरा जियोग्राफी, तीसरा कंट्री, तीनों लेवल। ठीक, अब ये टॉपिक आपने कंप्लीट कर दिया। टॉपिक नंबर 2 प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अच्छा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आपने कैसे कैसे क्या क्या पॉइंट्स कवर किए? पहले आपने मीनिंग देखा, मीनिंग में सारे पॉइंट लिख दिए आपने, एस कर्व है वो सारे पॉइंट्स कर दिए।
उसका दूसरे हेडिंग क्या होगा? चार्ट बना दिया। थर्ड, समझ में आ रहा है? ये पॉइंट कम के खत्म कर दिया। थर्ड टॉपिक, यस, पहले लिखा मीनिंग, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है क्या, 3-4 पॉइंट्स लिखे। उसके स्टेप्स कितने हैं? सबसे पहले आइडेंटिफाई, पहले क्या किया आपने? आइडेंटिफाई, फिर अंडरस्टैंड, फिर स्ट्रेंथ जाना, फिर वीकनेस जाना, और लास्ट में पुटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर। ये हो गया टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 4, एक्सपीरियंस कर्व में क्या था? स्टेप्स बताओ, लिखना कैसे पेपर में? हाँ, सबसे पहले मीनिंग, मीनिंग में लिखना है। फिर उसके बाद फीचर्स, फीचर्स 3 थे, कौन कौन से? 3 फीचर्स हैं इसके, 3 फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, पहला फीचर तो ये हो गया। फीचर नंबर 2, यस, बैरियर है एंट्री के लिए। और अब याद आ जाएगा अचानक से। लार्ज एंड सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन वो क्या करती हैं? ग्रो करती हैं एज दे ग्रो। कब? एज दे गेन एक्सपीरियंस। समझ में आ रहा है क्या? चलो एक बार चेक करते हैं पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आया है क्या, या खामखा मेहनत कर रहे हैं। देखते हैं कौन कोई क्वेश्चन आया है क्या। अरे 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 अरे, एक बच्चा मन ही मन कह रहा है कि सर ये क्या फ्री के नंबर बंटने रहे क्या आईसीआई में? कितने लोग के अगर अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आ जाता था छाप के आते वहां पेपर में। 4 स्टेप्स याद आ रहे हैं आपको? एक बच्चा तो बोलना भी शुरू कर रहा है। पहले वर्ड पे क्या लिखो? कीवर्ड क्या है? इवैल्यूएट। दूसरे में क्रिएट, फिर डिस्क्राइब, लास्ट में बताओ कितने नंबर में? एक बच्चा अगर आप तो आएगा ही नहीं, मेरे अटेम्प्ट में नहीं आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, नहीं आएगा। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बचा कौन फिर? उसी टॉपिक में भी आ जाओ, अभी टॉपिक भी देख लो। अभी कौन कौन से बचे उस टॉपिक में? कैरेक्टरिस्टिक्स बचे हुए, और मेन वो मेन क्वेश्चन तो बचा ही हुआ है, व्हाई कंपनीज गो ग्लोबल। और एक साइड में जो कम लोग पढ़ के जाते हैं, एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, वो 3 लेवल निकलेंगे, वो भी है। समझ में आ रहा है? तो स्कोप इसको छोड़ के और का तो है। समझ में आ रहा है? कितने नंबर में आया हुआ है? 5। अभी बताता हूं आपके लिए गुड न्यूज क्या है, ये तो अभी पढ़ा नहीं आपने। मार्केटिंग कैंपेन है तो अच्छा। एक चीज़ और है, अब आपके अटेम्प्ट के लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। एक्सपीरियंस कर्व, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल टाइप का, और यस, ये सब क्या हो जा रहे हैं आपके अटेम्प्ट के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब बच नहीं पाओगे। ये वाला इन्होंने एक पॉइंट इसका भी पूछा हुआ था इसमें। लो, ये तो कॉम्पिटिटर का है, अभी ये पढ़ा नहीं आपने। क्वेश्चन इजी था सारा इसमें जो पढ़ा हुआ था। और समझ में आ रहा है क्या? आप समझ में आ रहा है कौन सा क्वेश्चन आने वाला है? कौन सा कौन सा आने वाला है? अब ये मत कहना एक्सपीरियंस करवाने वाला वो आए ना पेपर को, सर वो तो आए। मैं ये बात लास्ट में बताऊंगा, जब ये चैप्टर के सारे टॉपिक्स में करवा दूंगा, तब मैं अपना गेस बताऊंगा कि मुझे कौन सा लग रहा है कि आ सकता है क्वेश्चन। बट ऐसा नहीं कि वही पढ़ के चले जाओ एक क्वेश्चन, बाकी चैप्टर ही छोड़ दो।
और फिर आके मुझे कहोगे सर धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच सर फॉर हेल्पिंग मी टू ग्रो मोर। सर एक्सपीरियंस कर मुझे एक्सपीरियंस करवाने के लिए धन्यवाद, ताकि अभी हम अभी और ग्रो करेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ऐसे ऐसे ग्रो करेंगे। मतलब मई सितंबर सितंबर जनवरी ये चीज तो एक्सपीरियंस कर तो सीए स्टूडेंट को भी मिलता है, मिलता है नहीं मिलता है? सीए स्टूडेंट भी एक्सपीरियंस कर फील करता है नहीं करता है, कई बार करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरीके से हमें इसको कंप्लीट करना है ए टू जेड पॉइंट्स को। और आज जितना पढ़ा आपको कुछ नया नहीं करना है, घर पे आज जाके सिर्फ जितना आज किया है उतना ही खाली आपको रिवाइज कर लेना, बस कुछ नया नहीं। बस जैसे 4 टॉपिक पढ़ा है तो आप भी घर पे टॉपिक वाइज ही पढ़ोगे, चाहे 1 घंटा निकाला, लेकिन वो 1 घंटा बिना डिस्टरबेंस वाला चाहिए मुझे। फोन साइलेंट, फोन दूर होना चाहिए आपसे। 1 घंटा शांति से बैठो अपने आप और बुक उठाओ, और जितना आज 4 टॉपिक बस वही पढ़ना है, कुछ नया नहीं। वो 4 टॉपिक्स को एक बार फटाफट फटाफट दिमाग में डालो, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा फिर आपको, फिर ये स्टोर हो जाएगा इन्फॉर्मेशन, और बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा आपको फिर कि इसमें मेरे नंबर आ सकते हैं, अच्छे नंबर आएंगे फिर मेरे। तो हर एक चैप्टर में अच्छा अच्छा से देखो, आपका वो वाला चैप्टर भी अच्छा हुआ है, चॉइस सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा 12 नंबर का, वो भी तैयार, 12 नंबर का ये भी आएगा, क्वेश्चन आएगा ये भी अच्छा खासा इससे। तो ऐसे फर्स्ट चैप्टर तो कोई बात ही नहीं, हो तो बेसिक है। तो ऐसे ऐसे जब करोगे तो स्ट्रॉन्ग आपका सारे चैप्टर हो जाएगा। और वो वाला चैप्टर क्या वीक है क्या? मेंडलोस मैट्रिक्स जो स्क्रीन पे खुला हुआ ये और इजी है, ये वाला हाँ। ये चैप्टर कितने लोगों की ताकत है, कॉस्ट लीडर उडर जिसमें था, याद आ रहा है? कॉस्ट लीडर, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, नीश मार्केट, याद आ रहा है वो सब? इसी चैप्टर में तो था, ये हमने कवर किया है। इसको भी आपको रिवाइज कर लेना, इंटरनल एनवायरनमेंट। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। समझ में आ रहा है? इसको रिवाइज करना, फिर मिलते हैं फिर अगली क्लास में, करो अच्छे से।